यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी सीए फाइनल वाले बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय साडा फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी पुणे। कोविड 19 के अंदर में बच्चों की हेल्प करने के लिए फटाफट जहां पे सुबह जीएसटी ले रहे हैं विशाल सर और इवनिंग के अंदर में मैं डायरेक्ट टैक्स के इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट फटाफट आपके साथ क्या करवा रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं। आपको याद दिला दूं, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों भी देख सकते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं ये स्पेसिफिकली न्यू सिलेबस वालों के लिए। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ओल्ड सिलेबस वाले भी इसे देखें ताकि 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 उन्हें कुछ बेसिस क्लियर हो जाए जब वो डीटीडब्ल्यू या बेप्स के कुछ प्रोविजंस पढ़ते रहे, गार के कुछ प्रोविजंस पढ़ते रहे। तो हाँ, नॉलेज पर्पस के लिए आप डेफिनेटली इसे पढ़ सकते हो क्योंकि वैसे भी फटाफट रिवीजन है। यस और नो, आप कोई भी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, इनफैक्ट इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक हमने क्या क्या रिवाइज कर दिया इंटरनेशनल टैक्स में मैं आपको बता दूं। रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोगों ने रिवाइज कर दिया है, ट्रांसफर प्राइसिंग हम लोगों ने रिवाइज कर दिया है, हम लोगों ने टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन रिवाइज किया है, इक्वलाइजेशन लेवी रिवाइज किया है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन रिवाइज कर दिया है हम लोगों ने। और आज हम लोग जो चालू कर रहे हैं, ये चालू कर रहे हैं एक 3 चैप्टर की सीरीज। जी हां, 3 चैप्टर की कंटिन्यूअस सीरीज है। आपने जब भी पढ़ना है सेल्फ स्टडी के लिए, सबसे पहले पढ़ना है टैक्स ट्रिटी, इसके बाद आपने पढ़ना है डीटीडब्ल्यूए और फिर पढ़ना है मॉडल टैक्स कन्वेंशन। अगर आप इन 3 को सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस के अंदर में पढ़ते हो तो ये चैप्टर्स आपको बहुत ज्यादा लॉजिकली समझ में आएंगे। ये चैप्टर्स आपको बहुत ज्यादा लॉजिकली समझ में आएंगे। पेपर 6C वाले भी इसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डीप के अंदर में होता है ये टॉपिक, राइट। आपको पता होगा कि पेपर 6C वालों को ये डीप में है थोड़ा, लेकिन हालांकि पूरे कंटेंट जो पेपर 7 और पेपर 6C में है इसके अंदर में क्या दिए गए हैं, कॉमन दिए गए हैं। स्पेसिफिकली ये टॉपिक ओल्ड सिलेबस वालों के लिए नहीं है, आई रिपीट, ये टॉपिक ओल्ड सिलेबस वालों के लिए नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि वो इसे देखें और कुछ पार्ट फटाफट अंडरस्टैंड कर ले, क्योंकि उनको कुछ काम आगे बन सकता है, बेसिस बन सकता है आगे के चैप्टर्स के लिए, कुछ पार्ट बेसिस बन सकता है आगे के चैप्टर्स के लिए, राइट। हालांकि उनको एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर वो नहीं देखना चाहते तो बिंदास बिल्कुल मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप सभी को पता होगा ओल्ड सिलेबस वालों के लिए नवंबर आखिरी अटेम्प्ट है, तो अकॉर्डिंगली आई डोंट नो कि मैं ये रिवीजन यूट्यूब के ऊपर रखूंगा या नहीं रखूंगा, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने देख लेना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, टैक्स ट्रिटी, राइट। इसमें इस चैप्टर को अगर आप मॉड्यूल से देखोगे तो दुनिया का सबसे बकवास टॉपिक आपको ये लिखने वाला है, राइट। दुनिया का सबसे बकवास टॉपिक लगने वाला है, भयानक बोरिंग। और अगर तुम पढ़ के देख लोगे इसको मॉड्यूल के थ्रू, तो मैं आपको बोलता हूं कि सर आप लिटरली बंद कर दोगे, क्योंकि इसको सीक्वेंस वाइज नहीं लगाया गया है जिस सीक्वेंस में इसको पढ़ना चाहिए। हाँ, इसे सीक्वेंस वाइज नहीं लगाया जिस सीक्वेंस के अंदर में इसे पढ़ना चाहिए। आपको इसके पहले इसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, इसका सीक्वेंस समझना पड़ेगा और फिर आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ में अगर आपको भूत से डर लगता है और नए नए शब्दों से डर लगता है अंग्रेजी के, तो ये चैप्टर में आपको थोड़ा सा डर के चलना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक है जो आपको क्या करेंगे, कई ऐसे वर्ड्स है यहाँ पे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि इसका मीनिंग क्या है। जब आप उठा करके गूगल बाबा के पास जाएंगे, गूगल बाबा भी इसके इतने मल्टीपल मीनिंग निकालेगा कि आपको सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा। तो अब इस शब्दों की श्रृंखला को जोड़ते हुए मैं आपको इसका एक बहुत आसान सा सवाल देता हूं। एक छोटा सा पेज लीजिए, वहां पे मैं आपको एक नॉर्मल डिक्शनरी बनाने बोलूंगा। नॉर्मल डिक्शनरी का मतलब मैं कुछ वर्ड बताऊंगा और इस वर्ड के आगे आपको कॉमन लेमन्स लैंग्वेज के अंदर में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपने क्या करना है, आपने लिख लेना है। आप पेपर 6C में होंगे, पेपर 7 में होंगे, ये जो कॉमन लेमन्स लैंग्वेज में आप वर्ड लिखेंगे, ये आपके लिए इतना ज्यादा मदद करेंगे कि आप मुझे एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद दोनों जगह थैंक यू बोलेंगे। तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, इस पेपर को बनाने से पहले एक छोटा सा पेज लीजिए, या आप जो बुक में लिख रहे हैं अगर वहां पे कोई स्पेस है, वहां पे क्या कर लीजिए, पेन के साथ आप रेडी हो जाइए और इंटरनेशनल टैक्स डिक्शनरी रेडी कर लीजिए, राइट। बढ़ते हैं आगे। ये चैप्टर की शुरुआत किस तरीके से हुई, ये चैप्टर कैसे वर्क करता है और क्या है टैक्स ट्रिटी, मतलब क्या। सबसे पहली बात तो ट्रिटी, ट्रिटी 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 का मतलब क्या। अग्रीमेंट को इंटरनेशनली हम कहते हैं ट्रिटी, अग्रीमेंट को इंटरनेशनली हम कहते हैं ट्रिटी। हालांकि अग्रीमेंट और ट्रिटी दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अग्रीमेंट दो पर्संस के बीच में हो जाता है, लेकिन जब दो कंट्री इसके ऊपर मोहर लगा दे तो हम इसे ट्रिटी का नाम देते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको क्या करना है, इंटरनेशनल टैक्स डिक्शनरी जो मैंने आपसे कहा वहां पे लिखिए टैक्स ट्रिटी मींस 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 उसी के आगे लिखिएगा an agreement between two country or specified territory। ये लिखिए two country or specified territory, लिखते रहिए two country और specified territory जरूर लिखिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा,
अब दूसरा एक शब्द आता है, दो कंट्री वर्ड तो बहुत क्लियर हो गया, स्पेसिफाइड टेरिटरी मतलब क्या होता है। मैं आपको जिस सीक्वेंस में लेके जा रहा हूं चुपचाप उस सीक्वेंस में लेके जाओ, भले ही रिवीजन है पर पढ़ाऊंगा पूरी ईमानदारी से, क्योंकि पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। तो दूसरा आता है स्पेसिफाइड टेरिटरी। अब ये स्पेसिफाइड टेरिटरी मतलब क्या है? स्पेसिफाइड टेरिटरी का मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली कंट्री नहीं है, राइट। मे बी वो एक आइलैंड है, या अब भी किंग रूल से गवर्न हो रहे हैं, या कोई और रूल से गवर्न हो रहे हैं। ऐसे केसेस में इन लोगों को ट्रिटी में मतलब अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड टेरिटरी का नाम दे दिया जाता है, जो एक स्पेसिफिक कंट्री नहीं है। तो ऐसी भी लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे आइलैंड्स हो सकते हैं, मे बी ऐसा एक एरिया हो सकता है जिनके साथ क्या किया गया है, अग्रीमेंट किया जाए। सर क्या आप एक एग्जांपल दे सकते हैं? आज जो सबसे ज्यादा खबरों में है उसी का एग्जांपल दे देता हूं, हांगकांग। आपको पता होगा चाइना ने आज ही क्या किया है, हांगकांग के ऊपर इंपोजिशन लाया है नए लॉ का, और 300 लोगों को अरेस्ट भी किया है, राइट। इसके कारण स्टॉक मार्केट भी हमारा अच्छा खासा उछाल पे था। आज आप लोग स्टॉक मार्केट देखे होंगे तो अच्छे खासे उछाल पे था मार्केट, और बहुत सारे शेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, राइट। खैर इसकी बातें बाद में करेंगे, शेयर मार्केट की। आज आते हैं धंधे पे। हांगकांग एक ऐसी जगह है अब जो कंट्री नहीं है, इसे कौन कंट्रोल करता है? चाइना कंट्रोल करता है। अब अगर इंडिया को हांगकांग के साथ अगर अग्रीमेंट हुआ तो वी हैव एन अग्रीमेंट विद अ स्पेसिफाइड टेरिटरी। तो दूसरी चीज जो आपको लिखनी चाहिए इंटरनेशनल टैक्स डिक्शनरी में, वो लिखिए स्पेसिफाइड टेरिटरी मीन्स, specified territory means a area which is not a country but an independent sovereign entity, ये अपने आप में एक अलग से सॉवरेन एंटिटी है। हम इसी के लिए क्या कह सकते हैं, इसे स्पेसिफाइड टेरिटरी। इसीलिए जब भी आप इस लॉ को पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, वर्ड देखेंगे इंटरनेशनल कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी, ठीक है। अब मैं तीसरे वर्ड पे आता हूं जो आपको बहुत इजी बना देगा इस चैप्टर को। तीसरे वर्ड पे आता हूं, राइट, कंपीटेंट अथॉरिटी। जरा ध्यान से सुनिए इस वर्ड का यहां पे क्या मीनिंग है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या हम कहते हैं कंपीटेंट अथॉरिटी ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, कंपीटेंट अथॉरिटी ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, ये वर्ड आपको बहुत बार देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। इसका मीनिंग क्या है? इन इंडिया इनकम टैक्स इज अ कंपीटेंट अथॉरिटी। ठीक उसी तरीके से अलग अलग कंट्री के अपनी अपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होंगे, उसे इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटी के अंदर में कोई नाम न देते हुए सीधा सीधा लिख देते हैं कंपीटेंट अथॉरिटी। ये वर्ड लिखने में इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि क्या हो सकता है कि कंपीटेंट अथॉरिटी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, इसीलिए कंपीटेंट अथॉरिटी। सो वहां पे लिखिए कंपीटेंट अथॉरिटी। This is the third definition I am saying to you. Competent authority means the income tax department or specific department dealing with the issue, income tax department or specific department dealing with the issue in a foreign country, डन, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, जरा ध्यान से सुनिए। चैप्टर की पहले तो आपको हिस्ट्री समझनी होगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर आगे जाकर के हम क्या करेंगे, इन प्रोविजंस को एक एक कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, हालांकि इतना रिजिड है कि आपको आप बोर हो जाते हो क्योंकि इनमें से कोई भी चीज आपने नहीं देखी है। इनमें से कोई काम आपको करना है क्या? आंसर इज नो। इनमें से कोई काम आपको करना भी नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। पर आपका क्लाइंट अगर कभी फंस जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से रूल के हिसाब से है, इसलिए आपको ये लॉ पढ़ाया जा रहा है। क्या प्रैक्टिकली आप ये कोई काम करते हैं? आंसर इज नो। प्रैक्टिकली आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, आप करते भी नहीं। सीए के ऑफिसर्स में नहीं होता ये काम, इसमें से कोई भी। पर अगर आपका क्लाइंट कोई इंटरनेशनल इश्यूज के अंदर में फंस जाए तो उस टाइम जब आपको कोई कोर्ट डिसीजन दे तो आपको यह देखना होगा कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया ये इंटरनेशनल लॉज के वैल्यूज के हिसाब से है या नहीं है। ये आपका मेजर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनता है। सो लेट अस स्टार्ट। कहानी शुरू होती है, ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी को। कहानी शुरू होती है जब फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक कंट्री से सामान आयात निर्यात होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ दूसरी कंट्री के अंदर में। जब तक के ये चल रहा था तब तक के तो बहुत ठीक था, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोग अपने तरीके से इसे हैंडल करने लग गए तो सब कंट्री ने मिलकर के क्या किया, अलग अलग जगह मीटिंग करनी चाहिए। अलग अलग लोग, अलग अलग कंट्री आई, अलग अलग कंट्री ने मिलकर के अपने एक ट्रेडिंग रूल्स बनाए, एक कमिटी बैठाई, एक कमिटी के अंदर में रूल्स बनाने चालू किए। बराबर, धीरे 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 ये कारवा बढ़ता गया और अलग 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 कंट्रीज इसके साथ साथ जुड़ती गई और अलग अलग कमिटीज बननी शुरू हो गई, राइट। इसे इंटरनेशनली एक नाम दे दिया गया और ये नाम था
कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब क्या होता है? कन्वेंशन मतलब अ प्लेस वेयर मल्टीपल कंट्रीज मीट and decide a particular matter. What is convention? Convention is a place in a particular country where various country meet and decide a particular matter. ये क्यों जरूरी था? अगर आप देखें IMF इस तरीके से बना है, वर्ल्ड ट्रेड इस तरीके से बना है, ठीक उसी तरीके से क्या किए जाते हैं, हर साल कन्वेंशंस होते हैं। अगर आप देखें कुछ कन्वेंशंस जिनमें इंडिया है, उनमें एक आता है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यस और नो? ब्रिक्स इसके अंदर का पार्ट बनता है। उसी तरीके से ये अलग अलग एशियन समिट्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से वियना कन्वेंशंस भी है। सो व्हाट इज कन्वेंशन? फोर्थ वर्ड इन द डिक्शनरी, प्लीज ऐड कीजिए। मैं अभी तक के टॉपिक पे बड़ा ही नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको पहले वर्ड बता दे रहा हूं ताकि जब हम इसको पढ़ना चालू करें तब आप बहुत ज्यादा इजीली इस एक एक वर्ड को इजी कर पाए। सो कन्वेंशन लिखिए। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन मीन्स अ प्लेस इन अ पर्टिकुलर कंट्री वेयर various country meet, a place in a particular country where various country meet and decide on various matters. अच्छा, सबसे पहले क्या किया गया था? जब बहुत सालों पहले, कई सालों पहले जब इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ तो कानून बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इंटरनेशनल लॉ कमीशन। ध्यान से सुनिए, क्या बनाया गया? एक कानून बनाने के लिए, ताकि जब मल्टीपल कंट्रीज के ट्रेड हो, इनमें एक कानून बनाने के लिए एक बॉडी बनाई गई और इस बॉडी को कहा गया इंटरनेशनल लॉ कमीशन। अब ये इंटरनेशनल लॉ कमीशन क्या करता है? इंटरनेशनल लॉ कमीशन जब अग्रीमेंट्स बन रहे थे, हम बात कर रहे हैं बहुत पुराने हिस्ट्री की, ये चैप्टर टोटली हिस्ट्री है, ये चैप्टर टोटली हिस्ट्री है कि जब कोई ट्रिटी, आज हम डीटीडब्ल्यूए बनाते हैं तो इसका बेसिस क्या है, ये डीटीडब्ल्यूए पहली बार कैसे बना, ये डीटीडब्ल्यूए बनाते वक्त बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये डीटीडब्ल्यूए बनाते वक्त आपके क्या एड लिए जाते हैं इसके इंटरप्रिटेशन, जब फॉरेन कोर्ट्स, इंडियन कोर्ट्स इसका इंटरप्रिटेशन लेंगे तो इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होगा, ये सारी बातें ट्रिटी के थ्रू होती है। क्या प्रैक्टिकली वर्क करता है? प्रैक्टिकली वर्क करता है, लेकिन आप नहीं करते, इसे कोर्ट्स करता है, डिपार्टमेंट करता है, और डिपार्टमेंट ने कहीं गलत तो नहीं किया, ये आपको देखना है आपके क्लाइंट के, इसी के लिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, राइट। सो इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने क्या किया? इंटरनेशनल लॉ कमीशन हर साल क्या करता है? एक पर्टिकुलर इंटरवल के तहत क्या की जाती है? मीटिंग की जाती है, अलग अलग कंट्री को इनवाइट किया जाता है, इन कंट्रीज के प्रॉब्लम सुने जाते हैं, इन कंट्रीज के इश्यूज देखे जाते हैं और क्या किए जाते हैं? इनमें सुधार किए जाते हैं, नए लॉज बनते हैं, अकॉर्डिंगली होता है। अच्छा जी सर ध्यान से सुनिए, दो बातें समझिए। एक, दो कंट्री अग्रीमेंट बनाती है, इसे हम कहते हैं डीटीडब्ल्यूए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। अगर वो कंट्री अग्री हो गई, हमारी कंट्री अग्री हो गई, तो हम इनके साथ डीटीडब्ल्यूए साइन करते हैं। डीटीडब्ल्यूए के अंदर में हम क्या करते हैं? डीटीडब्ल्यूए के अंदर में हम एक मेथड अपनाते हैं जहां पे या तो दोनों कंट्री टैक्स लेगी, एक जन उसका एग्जम्पशन प्रोवाइड करेगा, या एक कंट्री टैक्स लेगी, दूसरा उसको क्या प्रोवाइड करेगा? एग्जम्पशन प्रोवाइड करेगा। इस तरीके का क्या बनता है? डीटीडब्ल्यूए ट्रीटी बनती है। ये हुआ डीटीडब्ल्यूए। कई कंट्रीज ऐसी होती है जो हमारे साथ क्या नहीं करना चाहती? डीटीडब्ल्यूए में एंटर नहीं होना चाहती। इस केस में एक और सोल्यूशन निकाला गया, टिया, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट। टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट उन कंट्रीज के साथ किया जाता है जो कंट्री हमारे साथ डीटीडब्ल्यूए नहीं करना चाहती। इसका रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है उस कंट्री के अंदर में टैक्स ही ना हो, तो हम डीटीडब्ल्यूए करके करेंगे क्या? डबल टैक्सेशन तो हो ही नहीं रहा, फिर टैक्स हमारे यहां ही आ रहा है। तो ऐसे केसेस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए भी क्या किया गया? सिर्फ एक अग्रीमेंट बनाया गया, TIEA, टियास, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट्स बनाए गए। आपको जिन जिन बच्चों ने मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग देखा होगा उनको कुछ तो लिंक लग रही होगी। मैंने आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर में बताया था बेटा, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट्स बनते हैं, और जो हमारे साथ डीटीडब्ल्यूए नहीं कर रहा, जो हमारे साथ टिया नहीं कर रहा, दैट इज टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट नहीं कर रहा, भारत सरकार उसको NJA डिक्लेयर कर देती है। याद आया क्या? हमने NJA ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर में पढ़ा था, और मैंने आपको बोला था बेटा इसकी लिंक कहीं टैक्स रेटी के साथ जुड़ती है, वो है ये लिंक क्या थी? ध्यान से सुनिएगा। एक, आपने हमारे साथ अग्रीमेंट किया, देयर विल बी डीटीडब्ल्यूए। आपने अग्रीमेंट नहीं किया, ओके, अग्री टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, वी कॉल इट एज टिया। अगर आप टिया भी नहीं कर सकते हमारे साथ, आप डीटीडब्ल्यूए भी नहीं कर सकते, और हमारे को आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हो सकता है भारत के कुछ लोगों ने वहां पे पैसा रखा हो, आप नहीं कर सकते, आप स्ट्रेट अवे हमारे साथ क्या बन जाएंगे? NJA बन जाएंगे, दैट इज नॉन जुरिस्डिक्शनल
एरिया आपको हम क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। और अगर हमने आपको एनजेए डिक्लेयर कर दिया तो हम किसी भी तरीके का बेनिफिट आपको प्रोवाइड करने वाले नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला था ओल्ड स्टूडेंट वालों को भी कि जानबूझ करके इस जगह पे रहो। भले ही आपको क्या होगा 2 घंटे जाएंगे पर आपको नॉलेज भरपूर मिलेगा, मेरी गारंटी। प्रैक्टिस में यूज होने वाली चीज मिल जाएगी साहब। यस, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं मैं इस एंगल से नहीं पढ़ाता कि बच्चों को सिर्फ एग्जाम पास करवा दो। ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होता है कि उसको लॉन्ग टर्म हम लोग क्या करें, बढ़ाएं। याद होगा आपको तो स्विट्जरलैंड को एक बार हम लोगों ने एनजेए डिक्लेयर करने की धमकी दी थी, उन्होंने चुपचाप हमारे साथ क्या किया, इंफॉर्मेशन शेयर करने चालू कर दी। एंड दैट इज व्हाट बेनिफिट इज। आज एक आंकड़ा आया है, ट्विटर पे ही आया है, आज एक आंकड़ा आया है, इंडिया में 2013 के मुकाबले स्विस बैंक के अंदर में पैसा रिड्यूस होकर के 0.9 पे आ चुका है। जिसका मतलब ये हो गया कि स्विस बैंक में लोगों ने पैसा रखना बंद कर दिया है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट उसके पीछे बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। और ये आज ही का आंकड़ा है। बहरहाल चालू करते हैं। तो क्या हुआ, इंटरनेशनल लॉ कमीशन बना जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना चालू कर दिया, उसके कानून बनाना चालू कर दिया। इसी के तहत अलग अलग जगह क्या होने लग गई, मीटिंग्स होने लग गई, कंट्रीज अपने अपने इश्यूज लेकर के आने लग गई और डीटीडब्ल्यू, टिया या एनजेए के रूल्स बने। अब जब सबसे पहले डीटीडब्ल्यू बनने वाला था, ध्यान से सुनिए, सबसे पहले डीटीडब्ल्यू बनने वाला था तो आप सोचिए क्या माहौल रहा होगा। इमेजिन फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स, 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, आप अपने कोई भी 5 दोस्तों को इमेजिन कर लीजिए, बराबर है, और उस हर दोस्त को एक नाम दे दीजिए, एक कंट्री का नाम दे दीजिए। लॉजिकली सोच के देखिए, ये 5 दोस्त मिले, ये 5 दोस्त मिलकर के एक सीरियस इशू पे बात करने वाले थे, टैक्स, बराबर है। ये सारी कंट्री ने मिलकर के अब बनाना था एक अग्रीमेंट कि 2 लोग जब ट्रेड करेंगे इनके बीच में डीटीडब्ल्यू या टैक्स का बाइफर्केशन किस तरीके से होगा। इसके कुछ प्रिंसिपल्स बने होंगे, उन लोगों ने कुछ एक्सप्लेनेशंस देखे होंगे, कुछ केस लॉज बने होंगे, और इस तरीके से आज डीटीडब्ल्यू फॉर्म हुआ होगा। जैसे कि हम कहते हैं कोई भी लॉ, जैसे इंटरनेशनल, आप इनकम टैक्स को ले लीजिए, इनकम टैक्स मैं कहता ही नहीं है प्रोडक्ट है, मैं हमेशा कहता हूं इनकम टैक्स इज अ बाय प्रोडक्ट। सर बाय प्रोडक्ट, हाँ, टैक्स प्लानिंग का बाय प्रोडक्ट है इनकम टैक्स, नहीं तो कैसे पॉसिबल है। सर प्रोविजन लाने में प्रोविजन लाया, इस प्रोविजन को तोड़ते हैं, उसके लिए एक प्रोविजो ऐड किया जाता है, फिर क्या किया जाता है कि एक्सप्लेनेशन ऐड किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, आपका कोई नोटिफिकेशन आएगा, सर्कुलर आएगा, आप जितनी बार लॉ बनाए उतनी बार टूटते जाएगा। क्योंकि क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम को फेस करके नई चीजें लेके आती है, और इसीलिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन गए और कुछ बेसिक लॉज बन गए इंटरप्रिटेशन के। तो आप एक बात सोच के देखिए, जब डीटीडब्ल्यू आप रेफर करते होंगे या आज आप कोई भी ट्रीटी बनाते होंगे, लेट्स से इंडिया आज एक नई ट्रीटी बनाने जा रहा है, इंडिया आज एक नई ट्रीटी बनाने जा रहा है, लेट्स से अ पर्टिकुलर कंट्री इराक के साथ अगर ट्रीटी बनाएगा तो उसको ट्रीटी के टाइम पे 2 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। पहला, ट्रीटी के अंदर में क्या क्या रखा जाए, दूसरा, क्या ट्रीटी के अंदर में इंटरनेशनल कोर्ट्स का भी डिसीजन लिया जाए। आंसर इज यस, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट्स के डिसीजन भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि टैक्सेबिलिटी क्या क्या होगी। साथ साथ में मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स, मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स ये होते हैं कि कई कंट्रीज मिल करके एक साथ एक डिसीजन लेती है। जैसे इंडिया इज अ ओईसीडी कंट्री और हमने मल्टीलैटरल अग्रीमेंट 2017 में साइन किया गया था, जिसका मतलब यह था कि अगर ओईसीडी ने कोई भी नया रूल फ्रेम किया, सारी कंट्री उसको एक साथ मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स में अडॉप्ट कर लेगी। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जहां पे डीटीडब्ल्यू बना था, जब डीटीडब्ल्यू के कुछ बेसिक्स बने, और वो था वियना कन्वेंशन। इस चैप्टर को सही शुरुआत अगर पढ़ने की चालू करना है तो वो करना चाहिए वियना कन्वेंशन से। वियना ये क्या है, ऑस्ट्रिया के अंदर में सिचुएटेड एक प्लेस। यहां पे वियना कन्वेंशन का मतलब क्या हुआ, अब मुझे मेरा बच्चा बताएगा। वियना कन्वेंशन मतलब एक ऐसी जगह जहां मल्टीपल कंट्रीज आई और कुछ बातों पर डिसीजन लिए गए। सीधा वियना कन्वेंशन, गेम ओवर। इसीलिए मैंने आपको बहुत सीधे शब्दों में पहली बात समझा दी। वियना कन्वेंशन किसने सेटअप किया इस मीटिंग को, आपको तो पता ही है, इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने मीटिंग बुलाई सारी कंट्रीज की। वियना कन्वेंशन के अंदर में पहली बार जब टैक्स ट्रीटी बनने वाली थी, आज तो बहुत सीधा सीधा फॉर्मेट अवेलेबल है, आज 2 कंट्री फॉर्मेट देती है डीटीडब्ल्यू के, लेकिन इस फॉर्मेट को बनाने के पीछे बहुत बड़ी प्रोसेस लगी थी, और वो थी वियना कन्वेंशन से शुरुआत। बराबर है। आज आपको डीटीडब्ल्यू करना है, बहुत सिंपल तरीका है, या तो आप ओईसीडी उठाते हो या यूएनएमसी, ये 2 ही ऐसा जगह है जिनने डीटीडब्ल्यू का क्या दिया है, फॉर्मेट दिया है। लेकिन इस फॉर्मेट को बनने के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री चालू होती है वियना कन्वेंशन से। वियना कन्वेंशन ऑस्ट्रिया में सबसे पहली बार बुलाई गई
1969 में, और ये ट्रिटी बनी लॉ को इंटरप्रीट करने की ट्रिटी। क्योंकि हुआ क्या, ऐसी ट्रिटी की जरूरत क्यों पड़ी, उसका एक लॉजिक था। लॉजिक ये था कि जब कंट्रीज ने अपने ट्रेड चालू किए, उसके बाद आए इंटरप्रिटेशन। जब एक्चुअल परफॉर्मेंस की बारी आई तो लोग ट्रिटी को अपने अपने तरीके से क्या करने लग गए, इंटरप्रीट करने लग गए। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं क्या माहौल रहा होगा। माहौल ये था कि एक आधा ग्लास भर के आप अपने सामने रखिए, बराबर है। किसी के लिए ये आधा भरा हुआ हो सकता है, किसी के लिए ये आधा खाली हो सकता है, किसी के लिए ये इसके अंदर पानी हो सकता है, किसी के लिए ये डस्टबिन हो सकता है, एनीथिंग। जब लॉ रखा गया है तो हर एक जन अपने अपने तरीके से उसे क्या करेगा, इंटरप्रीट करेगा। और ऐसे केसेस में क्या किया गया, वियना कन्वेंशन बुलाया गया और बोला गया सारी कंट्री मिलकर के कुछ बेसिक लॉ इंटरप्रिटेशन रूल्स बना दो, और हर कंट्री बाउंड होगी उसी लॉ इंटरप्रिटेशन के तरीकों को। और यह लॉ इंटरप्रिटेशन का तरीका वियना कन्वेंशन के अंदर में सेटअप किया गया। आइए बात करते हैं वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रिटीज। वर्ड देखिएगा, ट्रिटी पे जो लॉ बन रहे हैं उसके लिए क्या बनाया गया, वियना कन्वेंशन सेटअप किया गया, राइट। तो आज जो आप ट्रिटी पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, आज जो आप डीटीडब्ल्यू पढ़ते हैं उसका कनेक्शन क्या है, वियना कन्वेंशन है, जिसने बताया कि जब भी डीटीडब्ल्यू बनेगा इसके इंटरप्रिटेशन के रूल्स कैसे होंगे। वर्ड देखिएगा, The International Law Commission initiated the work on Vienna Convention in the year 1949, which was completed in 1969, and it came into force on 1980. सबसे पहली बात आपको ये वर्ड क्या करना है, हाईलाइट करना है। ये बन सकता है आपका MCQ। It was completed in the year 1980. Further in 2014 it was ratified by 114 countries. जिसका मतलब क्या है, 2014 में 114 कंट्री ने इसे क्या किया, अगेन मीटिंग हुई और इसे सुधारा। मतलब अब जो हम पढ़ रहे हैं वो 2014 इंक्लूडिंग 2017 वाले प्रोविजन से। रोल ऑफ वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन करता क्या है, ध्यान से देखिएगा। द वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ट्रीटी प्रोवाइड बेसिक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी इंटरनेशनल अग्रीमेंट। जब यहां पे हम इंटरनेशनल अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब डीटीडब्ल्यू, तो अब कोई भी अपने मर्जी से डीटीडब्ल्यू को इंटरप्रीट नहीं कर पाएगा। डीटीडब्ल्यू जब भी इंटरप्रीट होगा या डीटीडब्ल्यू में जब भी इशू अराइज हो गए, क्लाइंट और डिपार्टमेंट कंपीटेंट अथॉरिटी के बीच में कोई भी इशू आया, हम वियना कन्वेंशन के बेसिक प्रिंसिपल उठाएंगे और देखेंगे कि क्या वियना कन्वेंशन के जो बेसिक प्रिंसिपल है वो गाइडिंग प्रिंसिपल अप्लाई किए गए हैं या नहीं। या कोर्ट भी जब डिसीजन लेगा वो वियना कन्वेंशन रेफर करेगा कि क्या बेसिक रूल थे इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रिटीज के। आर्टिकल 2, ट्रिटी मीन्स एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट। देखिए जो मैं आपसे कह रहा था, ट्रिटी मीन्स एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग बिटवीन स्टेट्स। स्टॉप, ये स्टेट्स का मतलब क्या है, यहां पे स्टेट्स का मतलब है कंट्री। वापस से जाइए, मैंने आपको इंटरनेशनल टेक्स्ट डिक्शनरी बनाने बोली है, वहां जाइए, वहां लिखिए स्टेट। स्टेट मीन्स कंट्री ऑब्लिक स्पेसिफाइड टेरिटरी लिखिए, कंट्री ऑब्लिक स्पेसिफाइड टेरिटरी लिख दीजिए। डन, आइए आगे बढ़ते हैं। सो ट्रीटी मीन्स एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट concluded between the states and governed by international law, whether embedded in single instrument or टू और मोर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। चाहे आप एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आए या मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आए, आप वियना कन्वेंशन से ही गवर्न होंगे। मतलब क्या, मान लीजिए डीटीडब्ल्यू बना, राइट, डीटीडब्ल्यू में कोई चीज लिखना भूल गए, एक और अग्रीमेंट बना दिया, मल्टीलैटरल अग्रीमेंट बना दिया और उसमें कुछ बातें लिख दी। अब जब इंटरप्रिटेशन होगा, इन दोनों को मिला करके इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। गेटिंग इट और नॉट? ओके, next, in home country tax is an obligation, while in host country tax is a cost, therefore it needs to achieve the tax efficiency. Doesn't matter type of DTAA, for the time being छोड़ दीजिए। क्या क्लॉजेस बने वियना कन्वेंशन के, ध्यान से सुनिए। वियना कन्वेंशन बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ कुछ ही आर्टिकल्स है जो आपको पढ़ना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको इंस्टीट्यूट देना ही चाहती है ओवरव्यू, वो आपको पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाना चाहते, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाना चाहते हैं वियना कन्वेंशन के। इसीलिए आप देखेंगे नंबरिंग आपको बिल्कुल अरैंडम मिलेगा, कोई एक रैंडमली नहीं मिलेगा 1 2 3 4, अचानक से 26 आएगा, 31 आएगा, क्योंकि वो आपको सिर्फ ओवरव्यू देना चाहते हैं इस चैप्टर का। आप मॉड्यूल भी ओपन करके देखेंगे तो इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 26, पैक्टा sunt servanda, दैट इज इन गुड फेथ। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए।
सर जब भी कोई डीटीडब्ल्यूए बना दो कंट्रीज के बीच में या स्पेसिफाइड टेरिटरीज के बीच में, तो पहला रूल बनता है दैट ट्रीटी हैज टू बी इंटरप्रेटेड इन गुड फेथ। दैट मींस इट शुड बी बेनिफिशियल टू ऑल एंड नॉट जस्ट बेनिफिशियल टू वन। अगर ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन आ रहा होगा जहां पे वो एक ही के ऊपर बेनिफिशियल हो रही है और दूसरे के लिए ये हार्म क्रिएट कर रही है, देन वो क्लॉज क्या कर सकते हैं, वॉइड किया जा सकता है। कौन वॉइड डिक्लेयर करेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कर सकता है, इसे वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वियना कन्वेंशन ने सबसे पहले कहा था कि बॉस पैक्टा sunt servanda, जब भी कोई ट्रीटी बने ये बाइंडिंग होगी और ये गुड फेथ में इंटरप्रेट की जाएगी ताकि दोनों को बेनिफिट हो। ऐसा नहीं एक को बेनिफिट और दूसरे को नुकसान। इट शुड बी बेनिफिशियल टू ऑल द पीपल। सो Pacta sunt servanda, that is in good faith. Every treaty in force is binding upon parties and must be followed them in good faith. Next, internal law and observation of the treaty. Article 27 क्या कहता है? Internal law and observation of treaty. इसका मीनिंग बताते हैं। सर एक बार आपने ट्रीटी कर ली, एक बार आपकी कंट्री ने ट्रीटी कर ली, लेटर ऑन यू कैन नॉट गिव अ जस्टिफिकेशन दैट देयर वाज अ लॉ, इंटरनल लॉ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट क्या करके आ गई, आज ट्रीटी करके आ गई किसी गवर्नमेंट के साथ, यहां पे उधर से कोलकाता से दीदी चिल्ला रही ए नो चल बे, हम ये चलने नहीं देंगे। ऊपर से दिल्ली से मफलर वाले बाबा चिल्लाए, राइट, ये गलत है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र से चिल्लाए ए चलना नहीं। नाउ आपके इंटरनल प्रॉब्लम आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको लेकर के यहां पे मत आइए। जिसका मतलब ये है इफ अ कंट्री अग्रीज टू बी इन डीटीडब्ल्यूए, इंटरनल लॉ should not be an issue. You have to make sure that internal law आपका प्रॉपर हो और इंटरनल लॉ में सभी के सभी कंट्रीज क्या आए, प्रॉपर आए, और सभी के सभी स्टेट्स आपको क्या करें, गवर्न करें। इंटरनल लॉ आपके फेलियर का रीजन नहीं माना जाएगा। मान लीजिए आप कोई डीटीडब्ल्यूए का क्लॉज उस कंट्री के साथ पूरा नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इंटरनल इश्यूज, देन कोर्ट उनके फेवर में ये डिसीजन दे देगा। बिकॉज वियना कन्वेंशन कहता है आर्टिकल 27 में अ पार्टी में नॉट इन्वोक द प्रोविजंस ऑफ इंटरनल लॉ एज अ जस्टिफिकेशन फॉर इट्स फेलियर टू परफॉर्म अ ट्रीटी। दिस इज सब्जेक्ट टू 46। तो आपके इंटरनल लॉज आपको हैंडल करने हैं डीटीडब्ल्यूए। पहले इंटरनल लॉ सुधार करके आ जाओ, बाद में ये चीज चलने वाली नहीं है। स्टॉप। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल नंबर 51। ये है लॉजिकल लिंक आपके दूसरे एक पॉइंट का, ध्यान से सुनिए, ये है लॉजिकल लिंक आपके दूसरे पॉइंट का। आर्टिकल 51 ऐड किया गया और आर्टिकल है मतलब हरेक को मानना जरूरी है, आप बाद में ये चीज नहीं कर सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें आर्टिकल 51 इंसर्ट हुआ। क्या कहता है आर्टिकल 51? क्या ये हमें दिया हुआ है? आंसर इज यस। आइए मैं आपको बताता हूं। डायरेक्टिव इशूड टू इंडियन स्टेट। क्या किया गया, जब वियना कन्वेंशन बना, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 51 बनाया और हर स्टेट को, इंडिया के जितने भी स्टेट है उनको डायरेक्टिव्स दिए कि बॉस इंडिया जब भी क्या कर रहा होगा, कोई भी डीटीडब्ल्यूए में जा रहा होगा तो हर स्टेट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, एंड पीपल ऑफ इंडिया की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। आइए पढ़ते हैं क्या डायरेक्टिव्स इशू किए गए थे फटाफट। काश ये रेगुलर बैच होता और मैं आपको और डिटेल में जा पाता, बट ये रेगुलर बैच नहीं है तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है। डायरेक्टिव्स इशूड टू इंडियन स्टेट विथ रिगार्ड्स टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। क्या डायरेक्टिव्स इशू किए गए? डायरेक्टिव किसने इशू किए? डायरेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। किस वजह से दिए? आर्टिकल 27 टू वियना कन्वेंशन के कारण ये दिया गया। क्या कहा गया जरा ये देखिए, ये कहा गया इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट आर्टिकल 51 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट आउट सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच मस्ट बी फॉलोड बाय द state, whole country in the context of international agreement and relationship. It has been provided that the state shall endeavor to, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हर स्टेट ये एंडेवर करेगा, ये ध्यान रखेगा। क्या ध्यान रखेगा? प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपको ध्यान रखना होगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का, जिसका मतलब अगर वहां का कोई बंदा यहां आता है तो आपको इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा। स्पेशली ये क्लॉज उनके लिए एप्लीकेबल है जो बॉर्डर एरिया से सटे हुए एरिया है, वहां पे इंटरनेशनल पीस हमेशा बना रहे, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, मेंटेन जस्ट एन ऑनरेबल रिलेशनशिप अमॉन्ग्स द नेशन, राइट। हर स्टेट ध्यान रखेगा अगर वो कोई और कंट्री के साथ जुड़ रहा है तो वो जस्ट एन ऑनरेबल रिलेशन बना के रखेगा, पहले खुद होकर के छेड़ने का नहीं, पर किसी ने छेड़ा तो छोड़ने का नहीं, उसके एप्स भी बैन कर देने के 59।
गेटिंग इट और नॉट, उसके एब्स भी बैन कर देने के, पहले तुम नहीं छेड़ोगे, तुम प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करके रखोगे। तीसरी बात, फॉस्टर द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, आपको इंटरनेशनल लॉ का इज्जत करनी होगी एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस जितने भी दिए हैं वो पूरे करने होंगे। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, और अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो इसको प्रॉपरली आपको क्या करना होगा, सेटल करना होगा, मीडिएशन से सेटल करना होगा, बातों से सेटल करना होगा। ऐसा नहीं कि दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, चल एक काम करते, मैं तेरे ऊपर न्यूक्लियर डालता हूं, तू मेरे ऊपर न्यूक्लियर डाल, गेम ओवर करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी। यहां से बनते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। पहला, इंटरनेशनल पीस प्रमोट करना है। दूसरा, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप। तीसरा, आपको इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करना है, उनके ऑब्लिगेशंस को पूरे करना है। चौथा, आपको इंटरनेशनल कोई इशू आ जाते हैं तो इसको फटाफट सेटल करना है, आर्बिट्रेशन प्रोवाइड करना है फटाफट से। कोई बच्चा मेरे से अगर पूछता है सर क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सब अप्लाई करता है क्या, मैंने आपको बता दिया सर बिल्कुल प्रैक्टिकल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है पता है, इंडिया ने जहां से भी ये पूरा का पूरा लॉ कॉपी किया है ना, ये एज इट इज उठा करके रख दिया, ये एज इट इज उठा करके रख दिया। जबकि लॉजिकल सीक्वेंस है, आप वियना कन्वेंशन से चालू करें, बीच में आर्टिकल 27 में आर्टिकल 51 का रेफरेंस ले, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा कहा गया था और इसके कारण आर्टिकल ये ऐसा कह रहा है, तो आपको आएगा मजा मेरे भाई। गेटिंग इट और नॉट? तो पहला आर्टिकल कहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी का, ट्रीटी जब भी बनेगी ये सबके फेवर में होगी, किसी एक के फेवर में हुआ तो इसे वॉइड डिक्लेयर करने का पावर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रखता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि आपका इंटरनल लॉज आपका मैटर है, हमारा मैटर नहीं है। तीसरा कहता है 28, नॉन रेट्रोएक्टिविटी ऑफ ट्रीटी। मतलब क्या है इसका, ट्रीटी जब भी बनेगी ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बन सकती है क्या? आंसर इज नो, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बनेगी अनलेस पार्टी अदरवाइज प्रोवाइड। जिसका मतलब समझिएगा, अनलेस पार्टी अदरवाइज प्रोवाइड, जनरली जब भी कोई ट्रीटी बनेगी इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिलेगा। सो लेट्स से इंडिया और चाइना के बीच में कोई ट्रीटी बनती है, राइट इंडिया और चाइना के बीच में जब भी कोई ट्रीटी बनती है, मैं आपको एक ट्रीटी बताता हूं जिसके कारण आपको कुछ बातें समझ में आएगी। इंडिया और चाइना के बीच में एक बार एक ट्रीटी हुई थी कि बॉस गन एंड फायर का इस्तेमाल, आर्म्स एंड एमिनिशंस का इस्तेमाल नहीं होगा। इसीलिए आप देखोगे जब आप न्यूज भी देख रहे थे तो आपको दिखा इंडिया एंड चाइना फेस ऑफ हुआ। फेस ऑफ मतलब हाथ यूज करो, एक दूसरे को हाथ से मार देना, गन्स एंड एमिनिशंस यूज नहीं किए जाएंगे। इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए आप देखेंगे न्यूज भी तो पत्थर मार करके किसी को मारा गया या फिर अदर तरीके यूज किए गए, गन्स एंड एमिनिशन यूज नहीं किया गया। ठीक उसी तरीके से अब ये नहीं कहा जा सकता कोई ट्रीटी अप्लाई करते वक्त कि आपने 1962 के अंदर में जब वार हुआ था तब तो गन चलाई थी ना। बात करो पर्सपेक्टिव की, बात करो, अनलेस डीटीडब्ल्यू में क्लियर कट लिखा हो। आइएगा तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, मजा आ जाएगा आपको। Unless a different interpretation appear, treaty cannot have a retrospective application। 29, टेरिटोरियल स्कोप ऑफ ट्रीटी। अच्छा जी, टेरिटोरियल स्कोप ऑफ ट्रीटी का मतलब क्या होता है? जब भी कोई ट्रीटी बनेगी तो इसके अंदर में टेरिटरी मतलब क्या? टेरिटरी मतलब होल ऑफ सच टेरिटरी जितना उस कंट्री के अंदर में आता है, अनलेस स्पेसिफिक अदरवाइज। अनलेस स्पेसिफिक अदरवाइज मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि आप चाहें तो डीटीडब्ल्यू में अब ये चीज कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं आर्टिकल 25 म्यूचुअल अग्रीड प्रोसीजर। ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, म्यूचुअल अग्रीड प्रोसीजर कहा जाता है। हालांकि बेसिक क्या है, अगर आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा है और सिर्फ इतना लिखा है इंडिया, तो इंडिया के अंदर में इंडिया में सब कुछ आ जाएगा, द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इट्स यूनियन टेरिटरी, वो भी इसके अंदर में कवर हो जाएगी। अगर कंट्रीज चाहे तो वे स्पेसिफिक स्टेट को बाजू रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब तक ये आर्टिकल 370 था तो बहुत सारी ट्रीटी ऐसी भी थी जहां पे क्या किया गया, हमने जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड करके रखा। हालांकि बाद में इस चीज को रेक्टिफाई कर दिया गया और अब होल ऑफ इंडिया क्या होता है, इसके अंदर में कवर होता है। So, unless a different intention appear, a treaty is binding upon each party in respect of entire territory। पूरे के पूरे टेरिटरी के ऊपर क्या है, एप्लीकेबल है। जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ध्यान से सुनिएगा, जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अच्छा जी,
जब ट्रिटी रीड की जाएगी, जब ट्रिटी का इंटरप्रिटेशन की बारी आएगी, जब कोर्ट उठाएगा इस ट्रिटी को और कोई मीनिंग देखना होगा, तो सबसे पहले ट्रिटी के अंदर में सिर्फ क्या ट्रिटी वाले कॉन्टेक्स्ट ही कवर किए जाएंगे? आंसर इज नो। ट्रिटी के अंदर में ट्रिटी का प्रीएम्बल भी चेक किया जाएगा। प्रीएम्बल मतलब जो सामने का कॉन्टेक्स्ट है, किस मिशन के साथ ये ट्रिटी बनाई गई है, उस मिशन को देखा जाएगा ताकि एक कंक्लूजन निकल पाए। साथ ही साथ में अनेक्स्चर, जो ट्रिटी के साथ साथ अनेक्स्चर अटैच है, उन अनेक्स्चर का भी इंटरप्रिटेशन लिया जाएगा कोई डिसीजन देने के लिए, राइट। अगर कोई स्पेशल मीनिंग दिया गया है किसी टर्म को, तो वो डेफिनेशन में जरूर लिखा होगा आर्टिकल 3 के तहत, और डेफिनेशन को भी आप क्या किए जाएंगे, देखे जाएंगे। तो ट्रिटी का मतलब सिर्फ वो कॉन्टेक्सचुअल पार्ट नहीं होगा, उसका प्रीएम्बल भी होगा, उसका अनेक्स्चर भी होगा, साथ साथ में अगर कोई स्पेसिफिक मीनिंग डिफाइंड है तो वो स्पेसिफिक मीनिंग को भी कंसिडर करना होगा। तो इसी से क्या मिलता है? एक पावर मिलता है। क्या दो कंट्री कोई एक पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन कर सकता है? आंसर इज यस, एक पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सो चेक कीजिएगा, अ ट्रिटी शैल बी इंटरप्रिटेड इन गुड फेथ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द कॉन्टेक्स्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन शैल कंप्राइज इन एडिशन टू द टेक्स्ट इंक्लूडिंग इट्स प्रीएम्बल एंड एनेक्स्चर। क्या कवर किया जाएगा? प्रीएम्बल भी कवर किया जाएगा, अनेक्स्चर भी कवर किया जाएगा। स्पेशल मीनिंग शैल बी गिवन टू द टर्म इफ स्टैब्लिश दैट पार्टी सो इंटेंडेड। स्पेशल मीनिंग भी दिया जा सकता है अगर पार्टी क्या कर रही है, इंटेंड कर रही है तो क्या कंट्रीज कोई स्पेशल मीनिंग दे सकती है अगर वो चाहे डीटीडब्ल्यू में? तो जी हां, बिल्कुल दे सकती है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 33। आप देख सकते हैं 29 के बाद 30 गैप है क्योंकि चैप्टर क्या है, ओवरव्यू, पूरा नहीं है। 33 इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रिटीज ऑथेंटिकेशन इन 2 और मोर लैंग्वेज। ये आर्टिकल क्यों ऐड किया गया था मैं आपको बताता हूं। ये आर्टिकल इसलिए ऐड किया गया था क्योंकि होता यह था कि हर कंट्री के अपने खुद की एक लैंग्वेज होती है। अब ट्रिटी लिखी जाती थी सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज के अंदर में। हम बहुत ओल्ड टाइम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1949, 1969, फाइनली 1980 के टाइम्स की, बराबर है। अब उस टाइम पे क्या होता था, ट्रिटी एक ही लैंग्वेज में लिखी जाती थी। अब एक लैंग्वेज में लिखने का प्रॉब्लम ये होता था कि दूसरे लैंग्वेज में उसका मीनिंग अलग हो सकता है। आप लोगों ने भी बहुत सारी इंग्लिश मूवी देखी होगी और उसमें कुछ जो स्पेसिफिक वर्ड आते हैं उसको भारतीय भाषा में जब डब किया जाता है तो बहुत अलग मीनिंग हो जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो द पॉइंट इज, इसके लिए एक और प्रोविजन बनाई गई, और इस प्रोविजन को कैसे क्लियर किया गया? कहा गया कि जब भी कोई ट्रिटी बनेगी इसे मल्टीपल लैंग्वेज में ऑथेंटिकेट किया जाएगा, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड ओरिजिनल लैंग्वेज और वो लैंग्वेज के जो मीनिंग है इसे सेम अज्यूम किया जाएगा। आप स्पेसिफिकली अगर कोई वर्ड देना चाहते हैं आप डिफाइन कर दो, ये हमने पावर ऊपर भी दिया है। अदरवाइज जो इंग्लिश में लिखा है वही हिंदी में लिखा जाएगा, इसका कोई अलग मीनिंग आपको लेने का नहीं है। ये हुआ ऑथेंटिकेशन वाली बात। सो when a treaty has been authenticated in 2 or more language, the text is equally authoritative। इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, वो इक्वली अथॉरिटेटिव बनेंगे दोनों भी, unless treaty provides और द पार्टीज अग्रीड इन केस ऑफ डाइवर्जेंस अ पर्टिकुलर टेक्स्ट शैल प्रिवेल। हो सकता है कि क्या किया जाए, एक पर्टिकुलर अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि इसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं तो फिर बोल सकते हैं कि वो इंग्लिश वर्जन विल प्रिवेल, हिंदी वर्जन विल प्रिवेल, और व्हाटसोएवर पार्टी एज मे बी डिसाइड। द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी आर प्रिज्यूम्ड टू हैव द सेम मीनिंग इन ईच टेक्स्ट। आपके सेम मीनिंग अज्यूम किया जाएगा ईच टेक्स्ट के अंदर। अब इस पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हो सकता है आपको क्या कर दे, टीटी बताए दो कंट्री ये दोनों डीटीडब्ल्यू बनाने वाले हैं, राइट। इंग्लिश के अंदर में ये कुछ मीनिंग हुआ और इस रीजनल लैंग्वेज के अंदर में इसका मीनिंग ये हो रहा है, तो क्या इसे अलग अलग अज्यूम किया जा सकता है या इसे सेम अज्यूम करना होगा? आंसर कैसे लिखेंगे आप? एज पर आर्टिकल नंबर 33 ऑफ वियना कन्वेंशन आपको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा और बाद में बताना होगा नो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली अग्रीड बाय द पार्टीज यू हैव टू हैव सेम मीनिंग इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। आपको इस तरीके से केस स्टडी बनेगा, उसका इस तरीके से आपको आंसर लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 34 जनरल रूल रिगार्डिंग द थर्ड स्टेट। हा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, या हम तुम के बीच में उसका क्या काम है, राइट। सीधी बात करता है ये ट्रीटी। क्या कहता है ये कहता है कि सर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, दो पार्टी कभी भी तीसरे कंट्री के ऊपर क्या नहीं क्रिएट करेगा, ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगा, अनलेस द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री इज अप्रोप्रिएटली टेकन। सो लेट्स से एक ट्रीटी बन रही है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, तो हम कोई ऑब्लिगेशन बांग्लादेश के ऊपर क्रिएट नहीं कर सकते अनलेस बांग्लादेश अग्रीज टू इट और स्पेसिफिक परमिशन ऑफ बांग्लादेश इज टेकन। सो दो लोगों के बीच में तीसरे का कोई काम नहीं है, राइट। ये तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में भी पढ़ा था, द अग्रीमेंट इज बाइंडिंग बिटवीन द पर्सन who are into the agreement and not any other person। बस वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी उठाया गया है, राइट।
सो चेक कीजिएगा, अ ट्रीटी डज नॉट क्रिएट ईदर ऑब्लिगेशन और राइट फॉर थर्ड स्टेट, थर्ड कंट्री विदाउट इट्स कंटेंट। तो जब तक कि उसकी आपकी कंसेंट ना मिल गई हो तो आप तब तक के क्या नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट इज 42, वैलिडिटी एंड कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ ट्रीटी। अच्छा जी, आपको अगर ट्रीटी से बाहर जाना है, आपको अगर ट्रीटी से बाहर जाना है तो एक दूसरे को नोटिस देना होगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने क्या किया, मैसेज कर दिया आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर वी शुड क्विट, क्विट गेम ओवर, आपको ब्लॉक कर दिया, गेम खत्म। ये लव अफेयर नहीं चल रहा है, ये प्यार का अफेयर नहीं चल रहा है कि आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर करके गेम खत्म कर दिया, राइट। यू आर नॉट अ सीए, आई शुड मेरे को कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर इंजीनियर मिल रहा है, मैं उनके साथ जा रही हूं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर जाना है प्रॉपर एप्लीकेशन देना होगा, देश की बात चल रही है, राइट। विदाउट गिविंग, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो अदर पार्टी को आप राइट दे देंगे किस बात का, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, और उसके लिए पेनल्टी क्लॉजेस भी होते हैं डीटीडब्ल्यू के अंदर में, वो पेनल्टी क्लॉजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। सो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, the termination of treaty or withdrawal of a party may take place only upon application provision of treaty or the convention. The same rule applies to suspension of operation of treaty. Suo motu withdrawal of treaty is not allowed. Take the permission of commission. सीधी बात है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपको सीधा सीधा इस तरीके से पूछे जाएंगे। आपको दिया जाएगा दो कंट्री, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ क्या कर रही है, ट्रीटी क्या कर रही है, ब्रीच कर दे रही है अचानक से, वेदर दे कैन डू सो। आपको लिखना होगा पूरा, क्या लिखना होगा, आर्टिकल 42 लिखना होगा, बताना होगा कि अगर ऐसा कुछ करना भी है तो आपको कैसे करना होगा, एप्लीकेशन दे करके करना होगा। विदाउट एप्लीकेशन दिए ऐसा नहीं हो सकता, अदरवाइज इट विल अमाउंट टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आर्टिकल 60 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 60, टर्मिनेशन एंड सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ ट्रीटी एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच। ये क्या कहता है, ये एक पावर देता है दूसरी पार्टी को कि अगर सामने वाले ने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया ट्रीटी को विदाउट मेकिंग एनी एप्लीकेशन, यू कैन ट्रीट इट एज अ ब्रीच। और ब्रीच करने के बाद क्या होगा, ब्रीच करने के बाद आप कर सकते हो कि आप अपनी आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मत करो, कोई पेमेंट देना है वो मत दो, आप मान सकते हो कोई पेनल्टी क्लॉज होगा डीटीडब्ल्यू में, वो इन्वोक कर सकते हो। तो अगर सामने वाली पार्टी ने सस्पेंड कर दिया या टर्मिनेट कर दिया आपको विदाउट एप्लीकेशन दिए, आप क्या कर सकते हो, अदर पार्टी का मतलब कंट्री, तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, ट्रीटिंग इट एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सीधे शब्दों में आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने मुझे बिना बताए क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेच कर दिया। नाउ आई हैव ऑल द राइट टू डील विद दिस थिंग। तो यहां पे भी वही पावर क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। अब मटेरियल ब्रीच ऑफ बायलैटरल ट्रीटी, बायलैटरल मतलब दोनों जगह से बनी हुई एक ट्रीटी, दोनों की सहमति से बनी हुई ट्रीटी, बाय वन ऑफ द पार्टी एंटाइटल टू अदर इन्वोक द ब्रीच एज अ ग्राउंड फॉर टर्मिनेटिंग द ट्रीटी। अब वो इसे क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है कि तूने मुझे धोखा दिया, अब मेरी नफरत भी तू देखेगी। सस्पेंड इट्स, ध्यान से सुनना, सस्पेंड इट्स ऑपरेशन इन होल और इन पार्ट। अब आपके पास पावर आ चुका है, सस्पेंड कर दीजिए होल और पार्ट। 61, ये क्लॉज कब ऐड किया गया था, मैं आपको बताता हूं। कई बार ऐसा हुआ, अब जैसे कुछ कंट्रीज अगर आप देखें तो वहां पे नेचुरल डिजास्टर बहुत कॉमन है। जैसे अगर आप जापान देखेंगे तो नेचुरल डिजास्टर हर साल आपको एक ना एक बार सुनने को मिल ही जाता है, राइट। ऐसे ही कई कंट्रीज है जहां पे, अब जैसे न्यूजीलैंड देखेंगे आप, एक्टिव वॉल्केनोज बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे केसेस में नेचुरल डिजास्टर बहुत कॉमन है। और उस टाइम पे कंट्री बचाई जाए या अग्रीमेंट पूरा किया जाए, ऑब्वियसली बात है कंट्री बचाई जाए। और ऐसे केसेस में सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी हो सकती है परफॉर्म करने के लिए विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम जो ट्रीटी के अंदर में लिखा हो। अब इस सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी को क्या ब्रीच माना जा सकता है क्या, इस सवाल उठाए गए उस दौरान 1980 में यह सवाल उठाया गया। कंट्रीज ने मिलकर के डिसाइड किया कि पॉइंट नंबर 1, अगर सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी टेम्पररी है या परमानेंट है। अगर यह परमानेंट है तो आप इसे ब्रीच नहीं मानेंगे, पर अगर यह टेम्पररी है तो आप इसे क्या मान लेंगे, ब्रीच मान लेंगे। तो अगर आपको सामने वाले को ट्रीटी तोड़ना भी है तो आपको ये प्रूव करना होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने कि यस दिस वाज अ परमानेंट सुपरविनिंग इंपॉसिबिलिटी, अब ये नहीं हो सकता था, राइट। तो ऐसे केसेस में अब देखिए, जो कॉर्पोरेशन करने वाले थे, जो कॉर्पोरेशन इस अग्रीमेंट को पूरा करने वाले थे, अर्थक्वेक आने के कारण वो कॉर्पोरेशन पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है, सुनामी आने के कारण वो कॉर्पोरेशन बर्बाद हो जाता है। ऐसे केसेस में जब कोई सोल्यूशन नहीं है तो सुपरविनिंग इंपॉसिबिलिटी का क्लॉज क्या किया जा सकता है, अट्रैक्ट किया जा सकता है, दूसरे
द कंट्री को बोला जा सकता है वी कुड नॉट बी एबल टू डिलीवर यू द स्पेसिफाइड गुड्स विच हैव बीन डेल्ट इन DTAA एंड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी बट इट्स अ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। हालांकि अगर ये इम्पॉसिबिलिटी टेम्पररी हुई तो इसका कुछ नहीं किया जा सकेगा। चेक किए, the parties may invoke the impossibility of performing a provision of treaty as a ground for terminating or withdrawing it if the impossibility result from permanent disappearance। तो आप इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, ये ब्रीच नहीं माना जाएगा, सामने वाले से आप पेनल्टी रिकवर नहीं कर पाएंगे। if the impossibility is temporary it may be invoked only as a ground for suspending its operation। अगर टेम्पररी है तो फॉर द टाइमिंग आप ऑपरेशन रोक दो, पर आपको ये आगे पीछे पूरा करके देना होगा, ये याद रखिएगा। तो हो सकता है एक कोर्ट आपको क्या करे, मैंडेट कर दे कि आपको ये परफॉर्म करके देना ही होगा। आते हैं 62 फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टांसेस। अब ये फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टांसेस वाला क्लॉज क्यों ऐड किया गया था, क्योंकि जब 1980s के अंदर में कंट्रीज के बीच में मीटिंग हुई तब एक चीज देखा गया, तब ये भी डिस्कशन हुआ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के बाद कि अगर कोई ऐसे चेंजेस आ गए जो हमने अभी से देख ही नहीं रखा है, क्योंकि समय बदल रहा है, और अगर समय बदल रहा है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अभी से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में के लिए भी एक आर्टिकल ऐड किया गया और कहा गया कि सर हो सकता है कि आपने क्या किया हो, कोई ऐसे अनफॉर्सीन चेंजेस देखे होंगे तो जो आपने अभी से नहीं सोचे हैं, यस दिस कुड बी अ ग्राउंड, हालांकि कुछ क्लॉजेस के साथ दिए गए। ध्यान से पढ़ते हैं। A fundamental change which is not foreseen by the parties generally cannot be ground for terminating। ये generally ground नहीं होता terminate करने का, और withdrawing unless, हालांकि दो केस में हो सकता है, the existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaties unless and until। ये हो सकता है कब, जब आपको उनकी क्या लेनी होगी, परमिशन। अगर सामने वाला परमिट कर देता है, अलाउ कर देता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, द इफेक्ट ऑफ चेंज इज रैडिकल टू ट्रांसफॉर्म द एक्सटेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। ये चेंज इतना बड़ा चेंज है कि ये आपके राइट्स, लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस को क्या कर सकता है, पूरा का पूरा बदल सकता है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, जनरली इन फॉरसीन के बेसिस पे टर्मिनेट कर सकते हैं अग्रीमेंट्स को, पर अदरवाइज आपको ये ग्राउंड नहीं मिलेगा। इमरजेंस ऑफ अ न्यू जनरल इंटरनेशनल लॉ। अच्छा जी, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है, अगर कोई नया इंटरनेशनल लॉ बन के आता है फ्यूचर के अंदर में, राइट, तो अगर वो एग्जिस्टिंग ट्रिटी को क्या कर रहा होगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और यही चीज बताई गई है। जैसे इंडिया ने जब जीएसटी लाया तब बहुत सारे क्या किए गए, रेटिफिकेशन किए गए, काय के अंदर में रेटिफिकेशन किए गए, टैक्स ट्रिटी के अंदर में रेटिफिकेशन किए गए, बिकॉज ऑल टुगेदर हमने पुराने लॉ को स्क्रैप कर दिया था और नए लॉ क्या कर दिए गए थे, इंप्लीमेंट कर दिए गए थे। और इसी के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है कि जब भी कोई इंटरनेशनल लॉ बनता है या इंटरनेशनल लॉ बनता है और ये इसके अगेंस्ट में आ रहा होगा, तो आप उसे क्या डिक्लेयर कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। चेक कीजिएगा, a new form of general international law emerge, any existing treaty which is in conflict with that norm became void। तो अगर कोई existing treaty के अंदर में कोई क्लॉज होगा जो उसके अगेंस्ट में होगा, तो हम क्या कर देंगे, उसे void डिक्लेयर कर देंगे। जनरल इंटरनेशनल लॉ अगर कोई बनता है, जैसे जीएसटी तो एक छोटा सा एग्जांपल था, अगर कोई इंटरनेशनल लॉ बनता है तो आपको क्या करना होगा, माइट भी, अब जैसे आप देख सकते हैं कोविड-19 की सिचुएशन में हो सकता है कोई इंटरनेशनल लॉ बन जाए। जैसे चाइना ने बहुत लेट, जैसे ट्रंप भी कह रहे थे कि चाइना ने कम्युनिकेट करने में लेट किया और डब्ल्यूएचओ ने भी इस पे ऊपर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल लॉ बन सकता है। अब अगर वो इंटरनेशनल लॉ बन जाता है, सारी कंट्री इसे अडॉप्ट कर लेती है और कोई पर्टिकुलर लॉ इसके अगेंस्ट में होगा, तो वो कोई पर्टिकुलर डीटीडब्ल्यू इसके अगेंस्ट में होगा, तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो ये था आपका वियना कन्वेंशन इन डिटेल विथ लॉजिकल सीक्वेंसिंग। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, आपको समझ में आया, नहीं आया, मजा आया, नहीं आया, प्लीज मुझे जल्दी से बताइए। इसी के साथ साथ हमने एक और चीज खत्म करी, डायरेक्टिव्स इशूड टू द इंडियन स्टेट्स। इसमें पेपर 6C भी कवर हो रहा है, डोंट वरी। मजा आया, नहीं आया, जल्दी से बताइए सर।
चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से बात करते हैं आगे की, कि इसके बाद जब इंटरनेशनल लॉज बनने लग गए, इसके बाद जब इंटरनेशनल टैक्स लॉज बनने लग गए, तो वो क्या बेसिस पे बनने लग गए। बेसिस बड़ा क्लियर था, एक डीटीडब्ल्यू, अलग अलग डीटीडब्ल्यू से अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दूसरा ऐसे ही मल्टीलैटरल कन्वेंशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्लस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट। तो ऐसे केसेस में जब आज इंटरनेशनल लॉ बनता है तो इसका सोर्स क्या होता है। जब भी कोई इंटरनेशनल टैक्स लॉ बनता है, इसका सोर्स क्या होता है, तीन सोर्स होते हैं। एक, मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स जो अलग अलग जगह बने हैं, वियना कन्वेंशन हुआ, ऐसे अलग अलग कन्वेंशन में जो लॉ बने हैं उसको ध्यान में रख के लॉ बनाया जाता है, उसको ध्यान में रख के क्या किया जाता है, लॉ बनाया जाता है, राइट। दूसरा, अलग अलग डीटीडब्ल्यू, जो अलग अलग डीटीडब्ल्यू बने हैं कंट्रीज के बीच में, उनकी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रख के बनाया जाता है। स्पेसिफिकली इंडिया क्या कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री है, तो वो क्या करता है, डेवलप्ड कंट्री में बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी है, तो वो जब भी कोई डीटीडब्ल्यू बनाता है उन इश्यूज को भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में क्या करा जाता है, बदला जाता है। सो क्या कैसे बनता है, व्हाट इज द सोर्स, इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्स लॉ, इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। सो कैसे बनता है, मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स इनसे सीख ली जाती है, जैसे वियना कन्वेंशन, डीटीडब्ल्यू, अलग अलग कंट्रीज के डीटीडब्ल्यू से इंस्पिरेशन मिलता है, और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉज, इनको देख करके क्या किया जाता है, आपका इंटरनेशनल लॉ बनता है। तो इंटरनेशनल लॉ जब भी कोई बनता है तो इसके सोर्स क्या होते हैं, तीन सोर्स होते हैं, कन्वेंशन ने दिए गए ज्ञान, प्लस जो डीटीडब्ल्यू बने हैं वो, प्लस जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लाइक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऐसे प्रिंसिपल्स को उठा करके कोई भी लॉ बनाया जाता है। आइए सर बढ़ते हैं आगे। न्यूट्रलिटी इन डीटीडब्ल्यू, जरा ध्यान से सुनिए, ये भी एक लॉ है, टैक्स ट्रीटी का लॉ है जो बनाया गया था। क्या कहा गया इस ट्रीटी के अंदर में, देखिए होता ये था कि कई इश्यूज आते थे, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है अभी कहां, अमेरिका के अंदर में, कि रेसिडेंट्स व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में इशू किया जा रहा है। तो जब भी कोई डीटीडब्ल्यू बनता है, राइट, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, वियना कन्वेंशन ने बोल रखा है इट शुड बी फेयर, इट शुड बी फेयर एंड बी इन गुड फेथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी कोई ट्रीटी बने, राइट, ये रेसिडेंट को बेनिफिट दे रही है, नॉन रेसिडेंट को बेनिफिट नहीं दे रही है। दूसरा, मान लो अगर कोई ट्रीटी के अंदर में आ भी जाए और अगर वो गलती से डिस्प्यूट में आ भी जाए, तो उसको एटलीस्ट एक मैकेनिज्म मिलना चाहिए कि वो इजीली इस रेजोल्यूशन से बाहर चले जाए। जैसे कि इंडिया ने क्या किया, डीआरपी बनाया, याद होगा। तो डीआरपी हम लोगों ने कहां पढ़ा है, ट्रांसफर प्राइसिंग में ऑलरेडी पढ़ के आया है। तो डीआरपी हमने क्या किया, एक इंटरनेशनल कंपनी, फॉरेन कंपनी के लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया। साथ साथ में डिस्प्यूट में ना फंसे उसके लिए हम लोगों ने एक और चीज बनाई, बताओ क्या, बिल्कुल सही जा रहे हो, एडवांस रूलिंग बनाया हम लोगों ने। तो ऐसे केसेस में डिस्प्यूट भी रिजॉल्व हो जाए, ये भी चीज को ध्यान में रखना था। और इसीलिए क्या किया गया कि जब भी आप डीटीडब्ल्यू में एंटर करते हैं, कुछ चीजें आपको कंसीडर करनी होती है। तो दो कंट्री जब भी डीटीडब्ल्यू में होगी, उन डीटीडब्ल्यू को एंटर करने से पहले ही कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, कुछ चीजें कंसीडर करनी होगी। साथ ही साथ में न्यूट्रलिटी देखनी होगी डीटीडब्ल्यू की, कि जो डीटीडब्ल्यू बना है वो न्यूट्रल हो, ऐसा नहीं हो स्ट्रॉन्ग कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डोमिनेट कर पाए, राइट। और ये न्यूट्रलिटी देखने के लिए भी क्या बनाए गए, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए गए। आइए देखते हैं वो प्रिंसिपल्स क्या था। सो देयर आर वेरियस अदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वाइल एंटरिंग इनटू डीटीडब्ल्यू। तो डीटीडब्ल्यू में एंटर करने से पहले कुछ चीजें दोनों कंट्रीज को देखना जरूरी हो जाएगा। पहला, इंश्योरिंग नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। जब भी कोई डीटीडब्ल्यू बन रहा है तो इसका जो बेनिफिट है वो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को अप्रोप्रिएटली मिलना चाहिए, या एटलीस्ट सब्सटैंशियली मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बेनिफिट सिर्फ रेसिडेंट को दे रहे हो और नॉन रेसिडेंट एसएससी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा हो। इंडिया में स्पेसिफिकली इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है, और इसीलिए जब नॉन रेसिडेंट इंडिया से इनकम कमाता है तो इस पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दिए जाते हैं। आपको समझ आ रहा है, मैं एक टॉपिक के साथ आपको लिंक कर रहा हूं। जब नॉन रेसिडेंट इंडिया से इनकम कमाता है तो उसको क्या किया जाता है, कुछ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दिए जाते हैं। क्या इंडिया ने के पास कोई ऐसा चैप्टर है जो नॉन रेसिडेंट की इनकम पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगाए? याद करके देखो, टॉपिक का नाम आपको याद रखना होगा, बस रिसेंटली पढ़ाया है हमने।
टॉपिक का नाम बताइए जल्दी कमेंट करके, जल्दी कमेंट करके मेरे को नाम बताइए कौन सा टॉपिक है, बोलो जल्दी जल्दी, टॉपिक का नाम बताओ। क्या इंडिया ने ऐसा कोई प्रोविजन रखा है इंडियन टैक्स लॉ के अंदर में कि नॉन रेसिडेंट को भी हम स्पेशल रेट लगाएं ना कि हायर रेट लगाएं? ऐसा कोई टॉपिक है? हाँ है ना मेरे भाई, कल ही तो खत्म किया नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, कर क्या रहे थे उसके अंदर में, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, बिल्कुल हाँ अब आए तुम एकदम सही। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन किस लॉ पे बेसिस है? इन बेसिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है वो टॉपिक। मैंने आपको कहा था ओल्ड सिलेबस वालों को भी आओ, आपको कई चीजें नहीं पता चलेगी, वो इन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये प्रिंसिपल डीटीडब्ल्यू में एंटर करने के पहले इंटरनेशनल लॉ कमीशन द्वारा दिए गए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है। और बिल्कुल सही जवाब बहुत सारे बच्चों के कि यस एनआर टैक्सेशन इज दैट टॉपिक। आते हैं आगे, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स होने चाहिए अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी, राइट। इंडिया ने इसके लिए क्या किया है सर? डीआरपी बनाया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल बनाया। डिस्प्यूट होने से पहले ही आप क्या कर लो, एडवाइस ले लो, उसके लिए क्या बनाया? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग बनाया। साथ साथ में आपको याद होगा हमने हमारे अपील में भी उन लोगों के लिए जगह रखी, हमने हमारे रेक्टिफिकेशन टॉपिक में भी उन लोगों के लिए जगह रखी। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन कलेक्शन ऑफ फेयर एंड लेजिटिमेट टैक्स ऑफ शेयर। प्रोवाइड क्या करेंगे आप? असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ये कैसे प्रोवाइड होता है असिस्टेंस में? डीटीडब्ल्यूए, डीटीडब्ल्यूए के अंदर में एक पावर होता है जहां पे कंट्री दूसरे कंट्री को हेल्प करती है टैक्स रिकवर करके देने में, और ये चीज आपको मेनली देखना होगा। तो क्या क्या इंश्योर करना होगा? व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको। व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर एंटरिंग इनटू डीटीडब्ल्यूए? व्हाट आर द डीटीडब्ल्यूए न्यूट्रलिटी, तीन चीजें आपको न्यूट्रलिटी में देखनी होगी। पहला, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के लिए कॉमन हो। दूसरा, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट हो जाए अगर वो कहीं फंस जाते हैं तो। तीसरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा इन फेयर एंड लेजिटिमेट शेयर ऑफ टैक्स। फर्दर इन एडिशन टू अबाउ, इन एडिशन टू अबाउ कुछ और प्रिंसिपल आपको याद रखने होंगे। पहला, इक्विटी एंड फेयरनेस, राइट सर। कुछ लोगों के लिए डिफरेंट टैक्स, कुछ लोगों के लिए डिफरेंट टैक्स, ऐसा जनरली नहीं होना चाहिए। जनरली आपको क्या रखना होगा? सेम रखना होगा। हालांकि चार्जिंग एट अ स्पेशल रेट वुड नॉट कम अंडर दिस पर्टिकुलर फैक्टर। जितना पॉसिबल हो इक्वल एंड फेयर रखा जाए। इसी को आप देखेंगे कस्टम के अंदर में ये भी कहा जाता था, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी इंक्लूड की गई है इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में। जहां पे मान लीजिए अगर डंपिंग हो रही होगी, चाइना इंडिया के अंदर में डंप कर रहा होगा गुड्स, और इससे इंडियन लोगों का क्या कर रहा होगा? बिजनेस अफेक्ट कर रहा होगा, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, रेट इक्वल किए जाते हैं ताकि फेयर इनफ रेट, आसपास के रेट आए। Neutrality and efficiency. Neutrality factor provides that economic process should not be affected by external factors. Neutrality effect क्या कहता है? Neutrality effect कहता है कि जो आपका बिजनेस डिसीजन है, इकोनॉमिक प्रोसेस, बिजनेस डिसीजन जो है ये अफेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दो न्यूट्रलिटी होती है, कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी, कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी। मीनिंग समझिए, कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी प्रोवाइड्स दैट बिजनेस डिसीजन मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय टैक्स फैक्टर बिटवीन द कंट्री। ध्यान से सुनिए, अगर मैं कहीं पे क्या करने जा रहा हूं? बिजनेस करने जा रहा हूं, राइट, तो ऐसे केसेस में टैक्स शुड नॉट मेक माई डिसीजन चेंज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा कंट्री के अंदर में आप जा रहे हैं और वहां पे टैक्स की वजह से आप अपना बिजनेस डिसीजन बदल लें। यह बात का आपको ध्यान रखना होगा। यही वो रीजन था जिसके कारण क्या किया गया, यही वो रीजन था जिसके कारण जब एलपीजी ओपन किया गया 1991 में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब ओपन किया गया तो हमें एक स्पेशल चैप्टर ऐड करना पड़ा नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन का, जिसके अंदर में हमें उन्हें स्पेशल रेट ऑफ टैक्स देने पड़े। नहीं तो क्या होता था? उनके बिजनेस डिसीजन चेंज हो जाते थे। जब आप अपनी इकोनॉमी को खोलते हो तो आपको फिर इंटरनेशनल लॉ से बाइंड होना पड़ता है। ये उसमें का एक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कोई आपके यहां बिजनेस करने आ रहा है और आप उसे बेनिफिट ना प्रोवाइड करो और टैक्स की वजह से वो अपना बिजनेस डिसीजन बदल ले, राइट। इससे ग्लोबल बिजनेस फ्लरिश नहीं हो पाएगा। सेकंड, whereas capital import neutrality provides that the level of tax imposed on non-resident as well as resident must be similar. सेम नहीं बोला, सिमिलर बोला। उन्होंने बोला कि आप क्या करें? सिमिलर करें, जितना पॉसिबल हो उतना सिमिलर करें। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस आप दोनों के बीच में जरूर रखेंगे इन ऑर्डर टू प्रमोट, इन ऑर्डर टू प्रमोट। उन्होंने सेम रखने नहीं बोला, उन्होंने कहा सिमिलर रखो, जितना पॉसिबल है उतना। सो कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी क्या बोलता है? ये आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। कैपिटल एक्सपोर्ट, कैपिटल इंपोर्ट। कैपिटल एक्सपोर्ट, आप कहीं बिजनेस करने जा रहे हो तो आपका क्या नहीं होना चाहिए? डिसीजन अफेक्ट नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स। कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी, अगर कोई आपके यहां बिजनेस करने आ रहा है तो याद रखें आपका टैक्स रेट सिमिलर होना चाहिए, सेम की बात नहीं करिए।
प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एक दूसरे कंट्री के आपको क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स को। सो मेनली क्या बातें कही गई है, मेनली आपको बोला है कि जब भी डीटीडब्ल्यू एंटर कर रहे हो तीन चीजें प्लस तीन चीजों का ध्यान रखना है। तीन चीजें कौन सी, पहली मेन तीन चीजें, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिजोल्यूशन डिस्प्यूट के लिए आपको मैकेनिज्म बनाने होंगे, तीसरा असिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा टैक्स कलेक्शन एंड रिकवरी के लिए, प्लस तीन चीजें और आपको इसके अंदर में प्रोवाइड करनी होगी। पहला इक्विटी एंड फेयरनेस होना चाहिए, न्यूट्रलिटी एफिशिएंसी का ध्यान रखना होगा, और तीसरा एक दूसरे की इकोनॉमिक रिलेशनशिप को प्रमोट करना होगा। राइट, चलो मालिक आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या क्या कर लिया जरा देखिए, मैं जिस सीक्वेंस में जा रहा हूं आपको बिल्कुल उस सीक्वेंस में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा मालिक। अब क्या हुआ ध्यान से सुनिए, सर अब मैं और पीछे जाता हूं, 1980 से भी पीछे जाता हूं, ध्यान से सुनिए, 1980 से भी पीछे जाता हूं। वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन ने क्या किया, इंटरनेशनल लॉ कमीशन, वियना कन्वेंशन ने कई कंट्रीज ने अग्री कर दिया कि हम लॉ के इस मैकेनिज्म को यूज करेंगे। हालांकि वियना कन्वेंशन से पहले कैसे होता होगा ट्रेड, वियना कन्वेंशन से पहले क्या प्रिंसिपल अप्लाई करते होंगे, ये भी अपने मन में बहुत बार आता है, और ये जवाब देता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसे हम कहते हैं गोल्ड कस्टमरी इंटरप्रिटेशन, इसे ही हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसे कहा जाता है कस्टमरी इंटरप्रिटेशन। वियना कन्वेंशन से पहले क्या बेसिक प्रिंसिपल थे, और ये बेसिक प्रिंसिपल आज भी अप्लाई करते हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल क्या करते हैं, आज भी अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इफ द वर्ड्स आर क्लियर और unambiguous then there is no need to resort to different rules of interpretation। अगर आपके डीटीडब्ल्यू बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर कट है, हालांकि देखिए अब इतने ज्यादा इश्यूज नहीं होते, ये उस टाइम की बात थी, आज चीजें बहुत सेट है, पर अब भी ऐसा है कि इस पर डिस्प्यूट हो सकता है इंटरप्रिटेशन को लेकर के, इसीलिए आज भी आपको इतने इंटरप्रिटेशनल रूल ध्यान में रखने होते हैं। प्रायर टू वियना कन्वेंशन, ध्यान से सुनिएगा, हाँ वर्ड क्या लिखा है, इस वर्ड पे ध्यान दे मेरे भाई, प्रायर टू वियना कन्वेंशन, प्रायर टू वियना कन्वेंशन ट्रीटीज वेयर इंटरप्रिटेड अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। तो इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज, what are the customary international laws? So prior to Vienna Convention, treaties were interpreted according to the customary international laws. Some of the important principle of customary international laws are as under। तो कस्टमरी बहुत पुराने, मतलब अब अगर मैं सीक्वेंस लगाऊं तो पहले कस्टमरी लॉ आएगा, फिर वियना कन्वेंशन आएगा, वियना कन्वेंशन ने इंडियन आर्टिकल 51 बनाया, प्लस हमने रूल्स पढ़े कि डीटीडब्ल्यू किस तरीके से बनते हैं, डीटीडब्ल्यू में एंटर करने से पहले क्या क्या कंसिडरेशन करना चाहिए। तो आइए कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। गोल्डन रूल ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, सर ये इंटरप्रिटेशन आप करने वाले हैं, आंसर इज नो, मैं करने वाला हूं, आंसर इज नो, करने कौन वाला है, कोर्ट। कोर्ट जब डिसीजन लेगा, इंटरनेशनल कोर्ट जब डिसीजन लेगा तो उस टाइम पे वो किन किन चीजों का ध्यान रखेगा। पहला है ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, सर जिसे हम कहते हैं लिटरल मीनिंग भी समझना, लिटरल सेंस में समझना। डीटीडब्ल्यू के अंदर में लिखा है दिस बेनिफिट इज अवेलेबल टू कंपनी, व्हेन यू से कंपनी इट मींस ऑल टाइप ऑफ कंपनी। तब आप ये इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते कि नहीं उस टाइम पे तो मीनिंग सिर्फ क्या था, डोमेस्टिक कंपनी था, उस टाइम पे मीनिंग सिर्फ फॉरेन कंपनी था, आपने कंपनी लिखा है, कंपनी मतलब ऑल टाइप ऑफ कंपनी, फिर आप ये इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते कि ये सिर्फ लिस्टेड के लिए था, अनलिस्टेड के लिए था, सभी के लिए। गोल्डन रूल होता है टेक अ लिटरल मीनिंग, टेक अ लिटरल मीनिंग, ऑब्जेक्टिव जिससे क्या हो जाए, पूरा हो जाए। सो वन ऑफ द वे था, यहां पे जितने भी आप नीचे देखेंगे ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेज थे इंटरप्रिटेशन के, तो एक साथ सभी अप्लाई नहीं किए जा सकते, अलग अलग इंटरनेशनल कोर्ट, जैसा कि मैंने कहा था कि आज का जो लॉ बना है ये अलग अलग कोर्ट डीटीडब्ल्यू मल्टीलैटरल पे बना है, तो ये भी उसी तरीके की एक सीरीज है। पहला गोल्डन रूल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव क्या है, दो कंट्रीज का, उसके बेसिस पे क्या करना, डिसीजन देना। चेक कीजिएगा, Ideally, any term or word should be interpreted keeping its objective or ordinary or literal meaning in mind. कैसा बेटा? Keeping its ordinary or literal meaning in mind. Keeping its ordinary or literal meaning in mind according to their plan and natural meaning. However,
इफ द ग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन वुड रिजल्ट इन एब्सर्डिटी इट शैल नॉट बी अडॉप्टेड। हालांकि अगर उसका कोई ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन अलग हो रहा होगा तो फिर वो क्या नहीं करना चाहिए, अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है, जो तुमने ट्रिटी बनाते वक्त किया था, आज पार्टीज का कॉमन इंटेंशन क्या है, इसके बेसिस के ऊपर डिसीजन देना। आज पार्टीज का कॉमन इंटेंशन क्या है, इसके बेसिस पर डिसीजन देना, वी कॉल इट एज अ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सो अंडर दिस अप्रोच द टर्म ट्रिटी आर टू बी इंटरप्रिटेड अकॉर्डिंग टू द कॉमन इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एट द टाइम ट्रिटी इज कॉन्क्लूडेड। ट्रिटी के कंक्लूजन के टाइम पे पार्टीज के कॉमन इंटेंशन क्या है, उस इंटरप्रिटेशन, उस इंटेंशन के बेसिस पे क्या देना, इंटरप्रिटेशन देना। थर्ड, टियोलॉजिकल और पर्पसिव मीनिंग, राइट, इसे दोनों का कॉमन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव और पर्पस का एक कॉमन मीनिंग कहा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस मीनिंग भी कहा जाता है। अप्रोच क्या होती है, ट्रिटी का एम एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। ट्रिटी के अंदर में, प्रीएम्बल के अंदर में कुछ एम और ऑब्जेक्टिव लिखे होंगे, आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे, स्टॉप, इज प्रीएम्बल ऑल्सो द पार्ट ऑफ ट्रिटी, आंसर इज यस। किसने कहा, वियना कन्वेंशन ने बाद में भी कह दिया दैट प्रीएम्बल एंड एनेक्सचर आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रिटी। सो दिस अप्रोच ट्रीटेड, this approach, the treaty is to be interpreted so as to facilitate the attainment of aim and objective of the treaty. The approach is also known as aim and objective purpose. Principle of effectiveness, ट्रिटी को इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए ताकि उसको कोई इफेक्टिवनेस आए, ऐसा नहीं हो कि वो अनएम्बिगुअस और वेग हो जाए। सो ट्रिटी हैज टू बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंगली। अगर कोई मीनिंग कहां जा रहा होगा, एट द एंड लेकर के जा रहा होगा और उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, तो उसको सुटेबली क्या किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा, या सुटेबली क्या किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा। चेक इट आउट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ ट्रिटी शुड बी इंटरप्रेटेड इन अ मैनर टू हैव अ इफेक्ट रादर देन टू मेक इट वॉइड। इसका कोई इफेक्ट होना चाहिए रादर देन टू मेक इट वॉइड। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्पोरानिया एक्सपोस्टिया, क्या है ये, इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है। मीनिंग ये है, ट्रिटी का इंटरप्रिटेशन तब लो एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ ट्रिटी, एट द टाइम ऑफ conclusion of treaty. So treaty term are normally to be interpreted on the basis of their meaning at the time treaty is concluded. At the time treaty is concluded. However, this is not the universal principle, right? अगर आप देखेंगे ये दोनों आपको बहुत सिमिलर लगेंगे पर ये अलग अलग है, right? लिबरल कंस्ट्रक्शन, सर मीनिंग जब भी लें लिबरल मीनिंग ले, अपेरेंट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज के बेसिस पे आप क्या लें, मीनिंग ले। जैसे कि मैंने कहा ये अलग अलग कंट्रीज के अंदर में बने हुए बेसिक प्रिंसिपल है जिसको क्या कर दिया गया है, कंपाइल कर दिया गया है। सो आपको लिबरल मीनिंग लेना है, ऐसा नहीं हो कि एब्सर्डिटी के अंदर में मीनिंग लिया जाए या वेग हो जाए। लिबरल मीनिंग लो, ओपन मीनिंग लो, जो आपको बहुत ज्यादा है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जो इंडिया में लिया गया, राइट, कि जब एलजीबीटी ग्रुप के डिसीजन की बात आई, एलजीबीटी ग्रुप के डिसीजन की बात आई, आप सोच के देखिए ना सर, ये बहुत बड़ा मैटर था। बिकॉज इंडिया में हम जिस थिंकिंग के साथ आते हैं उस टाइम पे एलजीबीटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आर्टिकल 377 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सो एलजीबीटी ग्रुप को जब कोर्ट ने डिसीजन लिया होगा, सोचिए क्या माइंडसेट रखा होगा, क्या माइंडसेट रखा होगा, कितना बड़ा डिसीजन जिसका कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता था। लिबरल मीनिंग लिया उन्होंने कि बॉस they are also human, which is actually correct, they are also human and they also have a right to live in a society in a appropriate way। तो ऐसे केसेस में इंटरप्रिटेशन आज भी आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते। रेगुलर लेक्चर होता तो इन हर वर्ड के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में इसमें क्या हुआ है। रेगुलर बैच में मैं ये देता हूं, बट यहां पे मुझे सिर्फ आपको मीनिंग बताना पड़ेगा। बट इसका एक छोटा सा एग्जांपल लिबरल कंस्ट्रक्शन दिया गया कि बॉस ह्यूमंस के लिए ये राइट है और ह्यूमंस ऑल्सो इंक्लूड मेल फीमेल, बाकी सब एवरीबॉडी इज कवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिटी एज अ होल एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। जब भी आपको ट्रिटी को रीड करते हैं, आपके ट्रिटी के हर एक वर्ड को इंपॉर्टेंस होता है। ऐसा नहीं कि आपको ट्रिटी को बस ऊपरा ऊपरी रीड करना, यू हैव टू रीड ईच वर्ड एंड ईच वर्ड कैरी अ इक्वल इंपॉर्टेंस। सो जब भी आप कोई वर्ड सिलेक्ट करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है। ट्रिटी शुड बी कंस्ट्रक्टेड एज अ होल एंड इफेक्ट शुड बी गिवन टू ईच वर्ड। और इसीलिए जब ट्रिटी ड्राफ्ट की जाती है तो बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को केयरफुली डालना होता है, राइट। जैसे कल मैं आपके साथ एक लॉ डिस्कस कर रहा था ऑयल का, राइट। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में हम एक ऑयल डिस्कस कर रहे थे, एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन, सॉरी
प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन, तीनों अलग अलग मीनिंग है। एक भी हटा दो लॉ का पूरा इंटेंशन ही चेंज हो जाता है। लेट्स से आपने प्रोस्पेक्टिंग हटा दिया, अब जो कंट्री ने मशीन ली है किराए के ऊपर उसको तेल को ढूंढने के लिए, उसका डिडक्शन वो क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, टर्नओवर में हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक एक वर्ड का बहुत ज्यादा मीनिंग होता है इस चीज को बनाने में। नेक्स्ट है रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी। सर इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए जो रीजनेबल भी हो और कंसिस्टेंट भी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कोई और मीनिंग हो रहा है कल कोई और मीनिंग हो रहा है। हेंस जब भी कोई कोर्ट डिसीजन लेता है, आपने देखा होगा वो कोई ना कोई केस लॉ का प्रीवियस रेफरेंस लेता है, ताकि ऐसा ना हो कि उस केस लॉ के अंदर में कुछ अलग हो जाए और इस केस लॉ के अंदर अलग हो जाए। हालांकि ऐसी गलती आज भी होती है, हम 100% ऐसा नहीं कह सकते कि हर लॉ ऐसे ही बनता है, आज भी ये गलतियां होती है, आज भी ये गलतियां होती है। So treaties should be given an interpretation. Treaties should be given an interpretation which is reasonable and meaning of the words and phrases preferred and which is consistent meaning given to different portion of the instrument in accordance with the principle of consistency. Treaty should be interpreted in light of the existing international law. अच्छा जी सर, अब आते हैं क्या ट्रिटी को इंटरनली रीड करना होता है? आंसर इज रॉन्ग सर, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नल एड भी लिए जाते हैं। मतलब जरूरी नहीं ट्रिटी में जितनी चीजें डिफाइंड हो हम उतनी ही लेंगे, कुछ और चीजें भी ध्यान में रखी जाती है जिससे इंटरप्रिटेशन के एड बने। हर चीज ट्रिटी के अंदर में लिखी हुई नहीं होती और ऐसे केसेस में आपको दूसरी जगह जाना होता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, बहुत इजी तरीका है और इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया है, क्या बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया है, मैं आपको बताता हूं। जनरली एक्ट के अंदर में हर वर्ड डिफाइंड होता है, लेकिन अगर वो वर्ड डिफाइंड नहीं है तो एक और एक्ट बनाया है जनरल क्लॉज एक्ट, हम वहां जाते हैं उसका मीनिंग डिफाइन करने के लिए। रिसेंटली पिछले ही साल HCL टेक्नोलॉजीज का सेक्शन 10AA के केस में एक केस लॉ ऐड हुआ था, राइट। वहां पे टर्नओवर का जब डेफिनेशन देखने की बारी आई तो टर्नओवर डिफाइंड ही नहीं था, टोटल टर्नओवर वाज नॉट डिफाइंड। तो ऐसे केसेस में आपको कहां जाना पड़ा? जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर में जाना पड़ा, कोर्ट को भी उसका इंटरप्रिटेशन देखने के लिए। तो कोर्ट भी अलग अलग चीजें यूज करता है इंटरप्रिटेशन के लिए। तो इंटरनल एड क्या हो गए? आपके इंटरनल लॉस, आपके DTAA जिसके अंदर में चीजें डिफाइंड है, इंटरनेशनल लॉस। पर इसके अलावा भी कई चीजें और देखी जा सकती है किसी चीज के कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। तो क्या कोर्ट एक्सटर्नल चीजें भी यूज कर सकता है? जवाब आया हाँ, इस चीज को अग्री किया गया और कुछ एक्सटर्नल एड बन गए इंटरप्रिटेशन के। यानी उन चीजों को देखते हुए भी आप क्या कर सकते हैं? इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। आइए बात करते हैं कौन कौन से ऐसे एड है। सो अ वाइड रेंज ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल इज परमिटेड टू बी यूज्ड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रिटी। जब ट्रिटी के इंटरप्रिटेशन की बात आएगी तो कुछ और मटेरियल को भी आप यूज कर सकेंगे उसके इंटरप्रिटेशन करने के लिए। आप मतलब कौन? कोर्ट। यहां आप कोर्ट की भूमिका निभा रहे हैं। सर लॉजिकली एक बात बताओ यार सर, क्यों इतना दे रखा है CA फाइनल में? मतलब मेरे को इनमें से कुछ करना भी नहीं है, क्या करें? मतलब ये सब प्रैक्टिस में अप्लाई होता है। डिसीजन देना है कोर्ट को, मेरे को लाइफ में प्रैक्टिस करने का है, मेरे को लाइफ के अंदर में जॉब करने का, उनमें से ये सब कहां काम आने वाला है? तो बेटा इसका जवाब ये है, आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपका सोचना बिल्कुल सही है। पर आपको दिया है, आप बचपन से ऐसी कई चीजें पढ़े जा रहे हैं जिसका कोई काम ही नहीं है। आपने हिस्ट्री पढ़ा, आज क्या काम आ रहा है? पर पढ़ा तो 10 साल ना, 10 साल पढ़ लिया। साइंस पढ़ा, आज क्या काम आ रहा है? 10 साल पढ़ा ना आपने। दूसरा, ये क्यों दिया जा रहा है? ये इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज गॉड ओनली नोज, मे बी सम ऑफ यू मे एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन। यस, मे बी इसलिए हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट है वो इन चीजों में फंस जाए, तो उस टाइम पे आप कोर्ट के सामने जाके गुहार लगाएं, ट्रिब्यूनल के सामने जाकर के गुहार लगाएं। तीसरी बात, ये कब यूज होता है मैं आपको बताता हूं। ये कब यूज होता है? मान लीजिए आपके क्लाइंट का केस हाईकोर्ट के अंदर में, आपको लगता है कि जो एडवोकेट होगा वो इतना ज्यादा इंटरनेशनल टैक्स का उसको नॉलेज होगा? ऑब्वियसली नॉट। सो व्हाट ही डू, he hires a chartered accountant and ask him to assist him, ताकि वो कोर्ट के सामने रखने वाले क्या बना सके? पॉइंट बना सके, ड्राफ्ट बना सके। और ये ड्राफ्ट आप बना करके देते हो किसको? एडवोकेट को, ताकि वो हियरिंग में जा करके ये पॉइंट कोर्ट के सामने रख सके। और उस ड्राफ्ट के लिए आपको क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। यस, देर आर लॉट ऑफ फर्म्स, आई नो 2 ऑफ द फर्म्स इन पुणे एंड 3 ऑफ द फर्म्स इन मुंबई, 2 इन दिल्ली एंड 1 इन हैदराबाद, जो ये काम करते हैं। जो क्या करते हैं? कोर्ट में हियरिंग्स जो होती है, कोर्ट में जो हियरिंग्स होती है, अब मैं आपको बताता हूं, मैक्सिमम
सीए कहां तक के जा सकता है, ट्रिब्यूनल तक के जा सकता है, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए आपके पास पावर नहीं है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एडवोकेट ही लगने वाले हैं। अब एडवोकेट को टैक्सेशन लॉस थोड़ी पता होता है मेरे भाई, इंटरनेशनल टैक्स लॉस थोड़ी पता होता है, उनके सिलेबस में ये कहीं नहीं होता। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, वो एक सीए को रेफर करता है कि ऐसा ऐसा एक इशू है, और आपको ये रूल, ये एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें उनको निकाल करके देनी होती है और बोलना होता है कि आपको इस तरीके से हियरिंग करना है, और वो फिर आपके बिहाफ पे हियरिंग करते हैं। जो भी फीस आती है कॉमनली मिलकर के डिवाइड की जाती है, और ये भी एक बहुत बड़ा फीस वाला एरिया है, और इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। अब शायद आपको मोटिवेशन मिल जाए। और मुझे भी नहीं पता होता, अगर मुझे नहीं पता होता कि ऐसी कोई फर्म एग्जिस्ट करती है, बट यस देयर आर लॉ फर्म्स जिसके अंदर में भी सीएज होते हैं। लॉ फर्म्स के अंदर में भी सीए रखे जाते हैं, सीए में रखे जाते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। आपको क्या लगता है कारो उनको समझता हुआ क्या? नहीं, एडवोकेट्स को नहीं समझता। तो उस टाइम पे उनको ये चीज समझाई जाती है, और ये इसीलिए आज हमें पढ़ाया जा रहा है। बट सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो भी पढ़ने का है, सीए बनने का है तो पढ़ने का है, बस काम खत्म। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं वियना कन्वेंशन में। आर्टिकल 32 वियना कन्वेंशन, द सप्लीमेंट्री मीन्स इंक्लूड प्रिपरेटरी वर्क ऑफ टैक्स ट्रीटी एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ इट्स कंक्लूजन। तो सप्लीमेंट्री वर्क अलाउ किया गया है वियना कन्वेंशन में भी, इसीलिए हम एक्सटर्नल एड ले सकते हैं, सप्लीमेंट्री एड ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टार्क, ध्यान से सुनिए, ये नाम आपके दिमाग में होना चाहिए, स्पेशली पेपर 6C वालों के दिमाग में ये वर्ड होना चाहिए। टोनी स्टार्क, अरे नहीं नहीं, वो तो आयरन मैन वाले हैं। यहाँ प्रोफेसर स्टार्क, इनकी एक बुक है इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, बहुत जबरदस्त बुक है, बहुत जबरदस्त। मतलब जिसको इंटरेस्ट है ना उसके लिए, जो इंटरनेशनल टैक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऑल दोज पीपल जो इंटरनेशनल टैक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप ढूंढ रहे हैं इंटरनेशनल टैक्स की एक बहुत अच्छी बुक, तो आपको जाना चाहिए प्रोफेसर स्टार्क की बुक। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उनमें से भी कई चीजें एज इट इज स्टार्क सर की बुक से ली हुई है। ये बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल लॉ बुक्स के अंदर में। यस, इंटरनेशनल लॉ बुक्स के अंदर में एक बहुत बड़ा नाम है, और मैं अभी तक इसे पूरी नहीं पढ़ पाया हूं। छोटा सा ही पार्ट मुझे जहां जरूरत थी मैंने इसे लिया था। तो आज का मॉड्यूल भी आप देखोगे तो आपको मल्टीपल जगह इस बुक का रेफरेंस मिलेगा। तो जो लोग इंटरनेशनल टैक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, उनने ये बुक मतलब लेनी ही चाहिए। सर कहां मिलेगी? अमेजोन पे? आंसर इज नो, ऐसी बुक आपको अमेजोन पे देखने को नहीं मिलेगी। सर फिर कहां देखने को मिलेगी? आपके सिटी के अंदर में कोई ना कोई लॉ हाउस होगा। अब जैसे पुणे के अंदर में अगर मैं बात करूं तो हिंद लॉ हाउस, शांति लॉ हाउस, ऐसे 2 लॉ हाउसेज है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं सर कि इन लॉ हाउसेज में जाइए, उनको बोलिए, वो आपको मंगा करके दे देंगे। इनफैक्ट इंटरनेशनली ये बुक लाई जाती है। हाँ, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब जीएसटी पहली बार आया था, क्योंकि ये मेरे को पता है इसके लिए भी, जब जीएसटी पहली बार आया था तो इंडिया में जीएसटी से रिलेटेड मटेरियल ही अवेलेबल नहीं था। उस टाइम विशाल सर ने आउट ऑफ इंडिया से जीएसटी का मटेरियल मंगाया था। यस, यू कैन ऑल्सो आस्क हिम। उस टाइम क्योंकि हमको तो पता ही है, और मेरे को भी पूछा था कि तेरे लिए कुछ बुक मंगाना है क्या, तब का मेरे को ये सिचुएशन याद है कि विशाल सर ने उस टाइम इंटरनेशनल कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज से बुक मंगाई थी जीएसटी की, जहां पे जीएसटी लॉ प्रिवेल करता है, वहां से बुक मंगाई थी कि अलग अलग मीनिंग क्या होता है, इन चीजों के मीनिंग क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे सेट किए जाएं, इसका मॉडल कैसे वर्क करेगा, उस तरीके से बताया जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो फॉलोइंग आर द सेकेंडरी एड, एक्सटर्नल एड कौन कौन से हैं? पहला, इंटरनेशनल आर्टिकल एसएएन रिपोर्ट। अलग अलग जगह इंटरनेशनल आर्टिकल लिखे जाते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, अलग अलग मैगजीन्स होती है, इनमें आर्टिकल से लिखे जाते हैं, एसेज लिखे जाते हैं, उनको आप एज अ मीन्स यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनल के लिए भी आती है। नेक्स्ट, कैशियर पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल फिस्कल एसोसिएशन नीदरलैंड। नीदरलैंड्स के कैशियर्स इश्यूज होते हैं, मंथली क्वार्टरली पब्लिकेशन, जिसे हम कैशियर्स कहते हैं। तो कैशियर्स इशू होते हैं, कैशियर्स को आप यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ऑथेंटिक लॉ माना गया है नीदरलैंड्स का, तो आप इनको यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल इंटरप्रिटेशन के लिए। प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं सर? अलग अलग जगह के देश के कानून, इसे हम कह सकते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल्स अलग अलग देश के जो होते हैं उनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? लॉ बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यूएसए ने ई टैक्सेशन बहुत पहले ही ला दिया था। यस, जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट का जो टैक्सेशन था ये बहुत पहले ही ला लिया था, और आज इंडिया ने उसे क्या किया? अडॉप्ट किया। प्रिएम्बल,
आप खुद के प्रियम्बल यूज करें, उसके अंदर में आपको बहुत सारे इंटरप्रिटेशन मिल जाएंगे। सबसे बड़े काम की चीज आर्टिकल 25 म्यूचुअल अग्रीड प्रोसीजर। म्यूचुअल अग्रीड प्रोसीजर क्या होती है? मान लीजिए डीटीडब्ल्यू बनाया और उसमें कोई पर्टिकुलर क्लॉज रह गया, अब क्या होता है, दो कंट्री म्यूचुअली अगेन मिलती है, एक कुछ म्यूचुअल अग्रीड प्रोसीजर बनाती है, एंड दिस म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर बिकेम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ डीटीडब्ल्यू। इसको साथ में जोड़ दिया जाता है, राइट, इसके इंटरप्रिटेशन के लिए। तो ये भी एक एक्सटर्नल एड है। सो एक्सटर्नल एड में क्या आता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन। आपको आर्टिकल 32 देना होगा प्लस ये 5 आइटम लिखने होंगे, राइट। एट द सेम टाइम इतना ही है नहीं, अदर एड ऑफ इंटरप्रिटेशन भी है, जो आता है पहला ओईसीडी और यूएन की कमेंट्रीज। ओईसीडी और यूएनएमसी हर साल क्या निकालती है, कमेंट्रीज निकालती है। इनके वेबसाइट पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, कमेंट्रीज। ओईसीडी के वेबसाइट पे तो है क्योंकि मैं जाके देख चुका हूं। तो ओईसीडी की वेबसाइट पे जाकर के आपको कमेंट्रीज मिल जाएगी, आप वहां जाके कमेंट्रीज देख सकते हो, और कमेंट्रीज के बेसिस पे क्या किया जा सकता है, इंटरप्रिटेशन लिए जा सकते हैं। सेकेंड, फॉरेन, जैसे कि मैं आपको बताता हूं बीपीओ का टैक्सेशन ऑफ बीपीओ आपके इसमें है, राइट। अगर आप देखेंगे इंडिया में टैक्सेशन ऑफ बीपीओस के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, और ये हमने एक नोटिफिकेशन से इंडिया में लाया है। जब फर्स्ट टाइम इसे रीड किया जा रहा था तब अगेन उन्होंने भी क्या किया था, इसे कमेंट्री से उठाया था कि बीपीओ का टैक्सेशन किस तरीके से होना चाहिए, और वही हम लोगों ने एज इट इज यहां पे ला लिया। फॉरेन कोर्ट्स के डिसीजन, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कहा है, फॉरेन कोर्ट्स के डिसीजन एक बहुत बड़ा बेसिस बनता है, क्योंकि उन लोगों ने भी ये सारी चीजें देखी होगी। तो फॉरेन कोर्ट्स के डिसीजन आप एज अ एड ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज कर सकते हैं। सो जब आप एक्सटर्नल एड लिखें, अदर एड भी जरूर लिखें एग्जाम के अंदर में। एम्बुलेटरी वर्सेस स्टैटिक अप्रोच। हालांकि ये बहुत पुराना तरीका है देखने का, बट स्टिल मुझे आपको ये बताना होगा कि ये कौन सा तरीका है देखने का। एम्बुलेटरी और स्टैटिक अप्रोच किस बारे में बात करता है? लेट्स से ये बात करता है पूरे ट्रिटी के बारे में नहीं, एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में। लेट्स से एक पर्टिकुलर टर्म है जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है। ट्रिटी के अंदर में आपको तो पता है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ट्रिटी के अंदर में बेसिक गोल्डन प्रिंसिपल, कस्टमरी प्रिंसिपल भी हमें बोल चुका है कि हर एक वर्ड को एक मीनिंग होगा। अब सवाल क्या उठता है, जरा समझिएगा। अब मान लीजिए ट्रिटी के अंदर में कोई वर्ड लिखा है, अब इस वर्ड का इंटरप्रिटेशन चाहिए, ये वर्ड क्या होगा, राइट। इसके अंदर में ये वर्ड क्या होगा, लेट्स से उनके अंदर में लिख लिया उन लोगों ने मे बी ड्रग्स, तो ड्रग्स के अंदर में क्या क्या आएगा, ये सारी चीजें, राइट। ड्रग्स के अंदर में क्या क्या आएगा, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब इस कोई पर्टिकुलर टर्म को जब एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ जाए तो यहां पे दो अप्रोच है, एक है स्टैटिक अप्रोच, दूसरा है आपका एम्बुलेटरी अप्रोच। स्टैटिक अप्रोच क्या बोलता है? स्टैटिक अप्रोच बोलता है उस टाइम का मीनिंग लो जब ट्रिटी साइन हुई थी, जबकि एम्बुलेटरी अप्रोच बोलता है आज का मीनिंग लो क्योंकि आज आप काम कर रहे हो। दो अलग व्यू है देखने के, राइट। और इसी बेसिस पे आपके कोई पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन किया जाता है। तो अगर कोई पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन करना हो तो आप स्टैटिक अप्रोच लेते हैं या एम्बुलेटरी अप्रोच लेते हैं। ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को। So, whenever a reference is made in a treaty to the provision of domestic tax law for assigning the meaning to a particular term, a question often arises: what meaning to be assigned to the said term? One which prevailed at the time of signing the treaty, और वन प्रिवेलिंग एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिटी। कौन सा अप्लाई किया जाए, और इसके दो अलग अलग व्यू है। एक है स्टैटिक अप्रोच, जब बना था तब का मीनिंग लो, इसे हम कहते हैं स्टैटिक अप्रोच। लुक एट द मीनिंग एट द टाइम व्हेन ट्रिटी वाज साइंड, उस टाइम का मीनिंग देखो जब ट्रिटी क्या की गई थी, साइन की गई थी, उस टाइम का आपको क्या करना है, मीनिंग उठाना है। एम्बुलेटरी अप्रोच क्या कहता है? एम्बुलेटरी अप्रोच बोलता है लुक एट द मीनिंग एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिटी। और आप सभी जानते हैं कौन सा अप्रोच यूज होता होगा, एम्बुलेटरी अप्रोच ऑब्वियसली यूज होता होगा, क्योंकि स्टैटिक अप्रोच से एम्बुलेटरी अप्रोच ज्यादा बेहतर है, ये आज की सिचुएशन को कंसिडर करता है। ऑल मॉडल कमेंट्रीज 21 इंक्लूडिंग टेक्निकल एक्सप्लेनेशन टू यूएस मॉडल ट्रिटी फेवर्स एम्बुलेटरी अप्रोच। तो सारे के सारे जितने भी मॉडल टैक्स कन्वेंशन है, ये सारे के सारे एम्बुलेटरी अप्रोच को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हाउएवर वन विथ कॉशन, एम्बुलेटरी अप्रोच कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन देयर इज अ रेडिकल अमेंडमेंट इन डोमेस्टिक लॉ। ऑब्वियसली बात है, अगर लॉ के अंदर में बहुत ज्यादा चेंज हो चुका होगा तो उस केस में क्या नहीं होता होगा, एम्बुलेटरी अप्रोच वर्क नहीं करता होगा।
तो ये थे दो अप्रोचेस, स्टैटिक अप्रोच, एम्बुलेटरी अप्रोच। अब हमें जाना है इंटरप्रिटेशन के दो व्यूज के ऊपर। पहले रीड कीजिए फिर समझाता हूं। क्या बात करता है ये? मोनिस्ट व्यू, ड्यूलिस्ट व्यू, ट्रिटी को कैसे अलाइन करना है एग्जिस्टिंग लॉ के साथ, इसके दो व्यू है। देखिए मैं आपको इसे अलग तरीके से समझाता हूं। डीटीडब्ल्यू वाले चैप्टर में आप लोग एक आज कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो इसके ऊपर बेस्ड है। तो डीटीडब्ल्यू में आज जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो इसके ऊपर बेस्ड है। डीटीडब्ल्यू क्या बोलता है? सर, income tax or DTAA, whichever is more beneficial will apply. When it comes to meaning, the meaning given in the Income Tax Act shall prevail to the extent it is defined. और अगर डिफाइंड नहीं है तो फिर DTAA अप्लाई करेगा। ये जो व्यू है ये है मोनिस्ट व्यू। इसका ओरिजिनल मीनिंग है मोनिस्ट व्यू। मोनिस्ट व्यू कहता है कि बॉस जब कोई DTAA बन जाता है तो इट बिकेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम, इट बिकेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम, और दोनों साथ साथ चलते हैं, यूनिटी के साथ चलते हैं। जबकि ड्यूलिस्ट व्यू कई कंट्रीज अडॉप्ट करती है, जिसके अंदर में श्रीलंका आ गई, नॉर्वे आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, जो कहता है DTAA अलग और डोमेस्टिक लॉ अलग है, और ये दोनों को अलग अलग तरीके से रीड करना होगा। हालांकि इंडिया हमेशा इंक्लूसिव मेथड पे चला है और मोनिस्ट व्यू इंडिया में फॉलो किया जाता है। चेक इट आउट। Monists accept that the internal and international legal system forms a unity. Income tax provide that where Indian government has entered into DTAA, which are applicable to taxpayer, then the provision of act shall apply to the extent they are more beneficial to taxpayer. यानी DTAA और टैक्स दोनों को एक साथ जोड़ दिया, दोनों में से जो बेनिफिशियल है वो लो, राइट। जबकि ड्यूलिस्ट व्यू बोलता है कोई भी एक आपको लेना होगा, या तो डोमेस्टिक लॉ या DTAA, दोनों बेनिफिट नहीं ले पाओगे, और ऐसा कुछ कंट्रीज में है। So the other prevalent view is dualist view, wherein international laws and national laws are separate system and DTAA became part of national legal system by specific incorporation. जब तक के specific incorporate नहीं किया जाए तब तक के ये include नहीं किया जाएगा। ये बन गया कौन सा व्यू आपका? मोनिस्ट एंड ड्यूलिस्ट व्यू। आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव रूल ऑफ टैक्स ट्रीटी। बहुत जबरदस्त रूल, और इसके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनेगा जब भी क्वेश्चन बनेगा, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनेगा मालिक जब भी क्वेश्चन बनेगा। बहुत इजी। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल मतलब क्या है? कोई भी DTAA कभी भी टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकता, कोई भी DTAA कभी भी टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकता। ये सिर्फ डिवाइड कर सकता है आपके टैक्स को। टैक्स ड्यूटी जो आपने कलेक्ट किया उसको क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। टैक्सिंग जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर सकता है, पर टैक्स इंपोज नहीं कर सकता। कोई भी DTAA टैक्स इंपोज नहीं कर सकता, ये सिर्फ टैक्सेशन जुरिस्डिक्शन डिवाइड कर सकता है, और इस रूल को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। तो टैक्स ट्रीटीज ओनली डिस्ट्रीब्यूट और असाइन द टैक्स जुरिस्डिक्शन, इट डज नॉट इंपोज द टैक्स, इट डज नॉट इंपोज द टैक्स। ये है बहुत काम की लाइन कि कभी भी DTAA क्या नहीं कर सकता? कोई टैक्स इंपोज नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? टैक्सिंग जुरिस्डिक्शन को असाइन कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। यस और नो? Having assigned the jurisdiction between state of resident and state of source, इसका मीनिंग क्या है जरा समझिए। DTAA जो बनता है ये सोर्स और रेसिडेंस रूल पे बनता है। ये है काम की चीज जो DTAA में काम आएगी ओल्ड सिलेबस वालों को भी। DTAA दो बेसिस पे बनता है, एक आपका बनता है सोर्स बेसिस, दूसरा है रेसिडेंस बेसिस। सोर्स बेसिस कहता है जहां से इनकम कमाई वहां पे टैक्स कलेक्ट होगा, रेसिडेंस कहता है कि जहां पे वो रहता है वहां कलेक्ट होगा, और DTAA अट्रैक्ट होता है जब सोर्स और रेसिडेंस दोनों के बेसिस पे टैक्स हो जाए। लेट्स से सामने वाली कंट्री सोर्स बेसिस पे ले रही है और ये वाली कंट्री रेसिडेंस के बेसिस पे ले रही है, तो आपको बाय डिफॉल्ट में डबल टैक्सेशन हो गया, और इसीलिए आपको DTAA का बेनिफिट लेना जरूरी हो जाता है। सो ये क्या करेगा? कोई भी DTAA ये क्लियर कर देगा ये सोर्स बेसिस पे टैक्सेशन है या रेसिडेंट बेसिस पे टैक्सेशन है। जुरिस्डिक्शन ये डिसाइड कर देगा, टैक्स इंपोज करने का पावर नहीं है। इंग्लिश लॉयर कॉल्ड इट एट क्लासिफिकेशन एंड असाइनमेंट रूल। ये क्लासिफाई कर देगा और असाइन कर देगा। ये क्लासिफाई का मतलब क्या? इंटरेस्ट इनकम सोर्स बेसिस पे टैक्सेबल है या रेसिडेंस बेसिस पे, कैपिटल गेन सोर्स बेसिस पे टैक्सेबल है या रेसिडेंस बेसिस पे, FTS कौन से बेसिस पे टैक्सेबल है। ये क्या कर देगा? क्लासिफाई कर देगा और असाइन कर देगा कि इसको कलेक्ट कौन करेगा।
According to this principle, to the extent that our exemption is so agreed to its effect, in principle independent of both whether contracting state impose a tax in the situation to which exemption applies and irrespective of whether state actually leaves the tax. और ये क्या कर सकता है, ये आपको बता देगा, दो मेथड दे देता है, आपके डीटीडब्ल्यू में भी दिखेगा, एक है एग्जम्पशन मेथड और दूसरा है टैक्स क्रेडिट मेथड. एग्जम्पशन मेथड क्या करता है सर, एग्जम्पशन मेथड बोलता है इट विल बी एग्जम्प्ट इन वन कंट्री और एग्जम्प्ट इन बोथ द कंट्री. टैक्स क्रेडिट मेथड क्या करता है, टैक्स पेड इन वन कंट्री विल बी अवेलेबल एज अ क्रेडिट इन अनदर कंट्री. Next, the point here is that having agreed to the part of right of tax with other state, that state may or may not levy the tax. आप उसको डिवाइड कर दीजिए, अब वो ले नहीं ले उनका मैटर. एंटी अवॉइडेंस मेजर आप यहां नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा. साथ ही साथ कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं, किसने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हैं. ये क्या कहते हैं, ये प्रिंसिपल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं कि जब भी कोई मैटर डिसाइड होगा वो इस बेसिस पे डिसाइड होगा, राइट. वो कहते हैं कि जब भी कोई डिसीजन ले, इंडियन कोर्ट्स या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब भी कोई डिसीजन ले तो वो क्या देखे. आर्टिकल 38 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहता है सबसे पहले देखो नेशनल कन्वेंशंस क्या कहते हैं, अलग अलग जो कन्वेंशंस हुए हैं लाइक वियना कन्वेंशंस, ये कन्वेंशंस क्या कह रहे हैं आपसे, इंटरनेशनल कस्टम क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स आपसे क्या कह रहे हैं, क्या बोलता है इंटरनेशनल लॉ, आपको क्या करना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए. प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, सिविलाइज्ड नेशन ने क्या प्रिंसिपल फॉलो कर रखा है. सो लेट्स से कल चल के इंडिया क्या करता है, अमेजॉन के ट्रेडिंग ऊपर इंडिया में टैक्स लगाता है, तो सिविलाइज्ड नेशन ने इसे किस तरीके से क्या कर रखा है, टैक्स कर रखा है, डेवलप्ड कंट्रीज ने इसे किस तरीके से टैक्स कर रखा है वो देखेंगे. एंड जुडिशियल डिसीजन, अलग अलग कोर्ट के जो डिसीजन है वो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो कस्टमरी लॉ भी यही बोल रहा था आपको, वियना कन्वेंशन भी यही बोल रहा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी यही बोल रहा था. कुल मिलाकर के मोटा मोटी कि जब भी आप कोई इंटरप्रिटेशन करें तो होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, हर चीज देखे, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज के बेसिस पे आप क्या कर दे, डिसीजन दे दे. टैक्स ट्रीटी का फिर आता है जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन या डबल टैक्सेशन कनेक्टिंग फैक्टर्स. डबल टैक्सेशन कनेक्टिंग फैक्टर्स क्या होता है, जब डबल टैक्स होता है तो ये दो बेसिस पे होता है, एक होता है जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन, एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, राइट. ध्यान से सुनिएगा, एक होता है जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन, दूसरा होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन. इस बारे में आज बात कर लेते हैं. सर देखिए, जब भी कोई टैक्स लगाना होता है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बिजनेस विथ दैट कंट्री और बिजनेस इन दैट कंट्री. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, बिजनेस विथ दैट कंट्री, बिजनेस इन दैट कंट्री, बहुत बड़ा फर्क करता है. मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस है. बिजनेस विथ दैट कंट्री का मतलब क्या है, लेट्स से दुबई में भी हमारे कई स्टूडेंट है वी स्मार्ट के, नेपाल में हमारे कई स्टूडेंट है वी स्मार्ट के. तो क्या करते हैं, दुबई में लेट्स से हमारे को क्या किया, ऑर्डर आया, तो अब क्या किया जाएगा, ऑर्डर यहां पे बुक हो गया वेबसाइट के थ्रू, हम दुबई के अंदर में क्या कर रहे हैं, डिलीवरी कर दे रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. व्हाट इज दैट, दैट इज सिंपली बिजनेस विथ दैट कंट्री. हम उस कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम वहां पे नहीं है, हम यहीं से ऑपरेट कर रहे हैं, हम बस वहां पे बिजनेस कर रहे हैं. बिजनेस इन दैट कंट्री मतलब क्या, वी स्मार्ट अपना एक ऑफिस ओपन कर ले दुबई के अंदर में, एक प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन कर ले, एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वहां पे शिफ्ट कर ले, हम इसे कहेंगे बिजनेस इन दैट कंट्री. दोनों के बीच में फर्क है, एक जहां पे हम बिजनेस नहीं करते पर हम हमारा प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल करवा के देते हैं, दैट इज बिजनेस विद दैट कंट्री. बिजनेस इन दैट कंट्री, उसी कंट्री में रह करके वहां पे अपना पी एस्टैब्लिश करके वहां पे क्या करना, बिजनेस करना. और इसके बेसिस पे डबल टैक्सेशन हो सकता है. कैसे हो सकता है, एक हो सकता है जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन, दूसरा हो सकता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन. ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन. जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, tax is imposed by two or more countries as per their domestic law in respect of the same transaction. same transaction के ऊपर जब क्या किया जाए, टैक्स इंपोज किया जाए दो कंट्रीज के द्वारा, किसके ऊपर, in respect of the same transaction, income arise or deemed to arise in respect of their jurisdiction, this is now called as jurisdictional double taxation. whereas economic double taxation क्या होता है, economic double taxation
happens when the same transaction, item of income or capital, is taxed in two or more state but in the hand of different person. तो सेम पर्सन के हाथ में हो जाए दो जगह टैक्स, वी कॉल्ड इट एज जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन. दो अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में हो जाए, वी कॉल्ड इट एज इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन. राइट, जनरली इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन इज गुड, बट जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन के लिए ही डीटीडब्ल्यूए बनता है. तो डीटीडब्ल्यूए कब बनता है? जब जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन हो जाए, सोर्स और रेसिडेंस बेसिस पे भी सेम व्यक्ति को क्या देना पड़ रहा हो, टैक्स देना पड़ रहा हो, वी कॉल्ड इट एज जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन. आप देख सकते हैं ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, गाइडलाइंस हमने खत्म कर दी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर, वियना कन्वेंशन ओवर, एंटी अवॉइडेंस मेजर आपको नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी, बेसिक प्रिंसिपल, कस्टमरी प्रिंसिपल, एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन, एम्बुलेटरी और स्टैटिक अप्रोच किसी पर्टिकुलर वर्ड को इंटरप्रेट करने के लिए. काम खत्म. अब सिर्फ एक चीज बची है, टिया. लेकिन टिया आज का मैटर नहीं है, टिया कब का मैटर है? कल का मैटर है. यस, भले ही छोटा है, आप देख सकते हैं, मैं चाहूं तो इसे 10 मिनट के अंदर में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं इसे जानबूझ करके आज नहीं कर रहा हूं, मैं इसे कल कर रहूंगा टिया, क्योंकि मुझे आपको इसके साथ डीटीडब्ल्यू भी करना होगा. तो ध्यान से सुनिए, आज हमने सब्सटैंशियली टैक्स ट्रीटी का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सिर्फ एक चीज बची है, टिया, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, जिसका बेसिस आज मैंने आपको बता दिया. कल का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कल हम टिया प्लस डीटीडब्ल्यूए वाला चैप्टर पढ़ेंगे. आपको समझ गया होगा दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था. तो कल हम क्या करेंगे? कल हम लोग ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और हम डीटीडब्ल्यूए के ऊपर क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे, और डीटीडब्ल्यूए कल के कल हम लोग पूरा का पूरा खत्म कर देंगे. आई होप आज आपको उम्मीद लगी होगी, मजा आया होगा, किसके साथ क्या पढ़ना है ये आपको समझ में आया होगा. मैं आपके अब सवाल ले लेता हूं. आपके कोई सवाल होंगे तो प्लीज मुझ तक जरूर पहुंचा दीजिएगा. आया होगा, किसके साथ क्या पढ़ना है ये आपको समझ में आया होगा. सर आज ही करवा दो. नहीं सर, ये आज मत कीजिए, आपको मजा नहीं आएगा आज करके. एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज जल्दी से बताइए. सर सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसके अंदर में कहां डाउट आएंगे. ओके, सो डन. हम लोग अब एक काम करेंगे, आज हमने ये कंप्लीट कर लिया, बचा हुआ हम लोग कल कर लेंगे. मजा आ गया, हैड अ गुड सेशन, थैंक यू सो मच श्रीकांत. सो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने कोई दोस्त होंगे, कोई टेलीग्राम चैनल होगा या आपका कोई व्हाट्सएप चैनल होगा, तो आपको सिंपली 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 क्या करना है, इसे फॉरवर्ड कर देना है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. थैंक यू सो मच फॉर दिस डे. बाय एंड टेक केयर.